हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग जीएसटी 7th एडिशन की जो बुक है आपकी उसके वॉल्यूम 2 में चैप्टर नंबर 37 पे, राइट। मिसलेनियस प्रोविजंस में डिस्कशन करना है कॉर्पोरेट डेटर्स। बताऊंगा कॉर्पोरेट डेटर क्या है, आईबीसी कोड का यहाँ पे क्या रेफरेंस है हम लोग के जीएसटी की क्लास में। सर हम लोग तो लॉ की क्लास में नहीं है, लेकिन फिर अब आईबीसी का रेफरेंस आ रहा है, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस का रेफरेंस आ रहा है, तो ये क्या है और जीएसटी में कैसी कंप्लायंस है। तो बेसिकली कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनके कोई चैप्टर सुटेबल नहीं मिल रहा है, तो मैंने उसको मिसलेनियस प्रोविजन बोल के इस टॉपिक में रखा हुआ है। ठीक है सर, सिलेबस का पार्ट है। हाँ, सीएमए फाइनल के स्टूडेंट्स जिन बच्चों का एग्जाम दिसंबर 2021 में है और या फिर जो बच्चे आगे एग्जाम देंगे 2022 में, उन सभी को ये टॉपिक पढ़ना है। साथ में सीए फाइनल के भी अगर बच्चे यूट्यूब पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं अपने सिलेबस के लिए, राइट। और जो बच्चे यूट्यूब पे इस वीडियो को देख रहे हैं वो आप डिस्क्रिप्शन पे जाओ तो टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, वहां पर इसके नोट्स वॉल्यूम जीएसटी वॉल्यूम 2 भी दी हुई है। इस वॉल्यूम का नाम है जीएसटी वॉल्यूम 2 7th एडिशन। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया हुआ है, आप वहां जाओगे तो इस वॉल्यूम को डाउनलोड कर सकते हो, इस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। सीए फाइनल के सिलेबस में बहुत कम है, हाफ पेज का कॉन्सेप्ट है। अगर मैं सीए फाइनल का स्टडी मैट देखूं तो जो टॉपिक आज हम लोग कवर करने वाले हैं उस पर मात्र हाफ पेज का समराइज्ड कॉन्सेप्ट है, लेकिन सीएमए के मॉड्यूल में ये कॉन्सेप्ट 3-4 पेजेस का है, तो हम अपने नोट्स में वो सारा अभी अगले आधे घंटे में कवर करने वाले हैं और एज पर सीएमए सिलेबस जा रहे हैं, राइट। सीए फाइनल की आईडीटी की क्लास अपने यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ सीएमए फाइनल आईडीटी की स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन होता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए क्लास रिकॉर्ड की जा रही है। सर मॉड्यूल, ये वाला मॉड्यूल है जीएसटी वॉल्यूम 2 7th एडिशन। इसके हम लोग इंडेक्स में आते हैं, तो इंडेक्स में यहां पर चैप्टर नंबर 37 मिसलेनियस टॉपिक्स में 2 कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें। एक नया सेक्शन आया है 168A कैपिटल ए, राइट, उसको हमने मेंशन कर रखा है पेज नंबर 37.9 पे, और बाकी अभी कॉर्पोरेट डेटर और इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स की बात होगी। उसके बाद आगे हम लोग इस चैप्टर को भी कवर कर रहे हैं और इसकी भी क्लास यूट्यूब पे आ रही है, लायबिलिटी टू पे इन सर्टेन केसेस। 10 पेज का ये चैप्टर है, 7-8 छोटे छोटे टॉपिक हैं, इसको भी हम लोग कवर करेंगे क्लास में और ये यूट्यूब पे अवेलेबल होगी, राइट। सर इस चैप्टर में आने से पहले मैं आपको एक बार ले जाना चाह रहा हूं पेज नंबर 32.14 पे, मेरी वॉल्यूम 2 के पेज नंबर 32.14 पे। रेफरेंस यहां थोड़ा सा एक है सेक्शन 82 का। डिमांड एंड रिकवरी चैप्टर में पेज नंबर 32.14 जीएसटी मॉड्यूल में यहां पर सेक्शन 82 है। अब ये सेक्शन 82 क्या कहता है कि अगर हमारा कोई जीएसटी का ड्यूज है तो जीएसटी का ड्यूज को रिकवर करने के लिए जो गवर्नमेंट का चार्जेस रहेगा हमारी प्रॉपर्टी पे, वो फर्स्ट चार्ज रहेगा, यानी पहला प्रेफरेंस देंगे हम उसे। लेकिन ऑल दीज आर सब्जेक्ट टू आईबीसी कोड, यानी सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन 82 बोलता है कि अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन है, से कंपनी की बात करते हैं आज, रजिस्टर्ड पर्सन है कंपनी और कंपनी का बकाया चल रहा है टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी का, तो वो रिकवरी जब गवर्नमेंट हमसे करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी की रिकवरी करेगी, तो प्रेफरेंस क्या रहेगा उसका। तो यहां पे लिखा हुआ फर्स्ट चार्ज रहेगा प्रॉपर्टी पे टैक्सेबल पर्सन के, लेकिन दिस इज सब्जेक्ट टू आईबीसी कोड 2016, यानी सीजीएसटी एक्ट बोलता है कि भैया अगर कंपनी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स में जा चुकी है, आईबीसी कोड अप्लाई हो रहा है, तो फिर अब आईबीसी कोड के अंदर जो डिसीजन लिया जाएगा उसके हिसाब से मुझे प्रेफरेंस मिलेगा। और वहां प्रेफरेंस में ऑर्डर चेंज है, वहां प्रेफरेंस में ऑर्डर चेंज है, तो वो भी थोड़ा सा डिस्कशन आज की क्लास में करना है, इसीलिए मैंने इसका रेफरेंस दिया। मैं पेज नंबर फिर से दिखा देता हूं, ऑलरेडी क्लास में पढ़ाया हुआ है, पेज नंबर 32.14 सेक्शन 82 कहता है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कंट्रारी कंटेंट इन द लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। मतलब सीजीएसटी एक्ट में कहा जो भी लिखा हुआ उसको इग्नोर कर दो, बट क्या लिखा है, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन आईबीसी कोड 2016। मतलब सीजीएसटी एक्ट में कहीं कुछ लिखा है तो उसको इग्नोर कर दो, लेकिन सब्जेक्ट टू आईबीसी कोड, यानी आईबीसी कोड को प्रेफरेंस दिया गया कि अगर आईबीसी कोड
इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स में गवर्नमेंट के ड्यूज का ऑर्डर चेंज कर रही है तो कर सकती है। हम फिर सीजीएसटी एक्ट और गवर्नमेंट बोलती है हम आईबीसी कोड के अकॉर्डिंग चलेंगे, और ऐसे भी ये कोड 2016 का है, सीनियर है। अपना जीएसटी एक्ट तो कब का है? 2017 का। कहता है एनी अमाउंट पेएबल बाय अ टैक्सेबल पर्सन और एनी अदर पर्सन ऑन अकाउंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी विच इज लाइबल टू पे टू द गवर्नमेंट शैल बी अ फर्स्ट चार्ज ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ सच टैक्सेबल पर्सन और सच पर्सन। बहुत सिंपल कि अगर हम और आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं और गवर्नमेंट का टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी टाइम पे नहीं दे रहे हैं और गवर्नमेंट ने अगर रिकवरी प्रोसीडिंग्स स्टार्ट की है तो ये हमारी लायबिलिटी जो है, गवर्नमेंट का जो राइट है वो हमारी प्रॉपर्टी पे टू रिकवर दिस टैक्स, वो फर्स्ट चार्ज यानी फर्स्ट प्रेफरेंस पे एक तरह से काम करेगा। बाकी पेमेंट्स के ऑर्डर होते हैं कि आपने क्रेडिटर्स को किस ऑर्डर में पेमेंट करना है, गवर्नमेंट ड्यूज को किस ऑर्डर में पेमेंट करना है, अगर आपने लोन ले रखा है सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, आपके बिजनेस के पेबल है, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज है तो उसको कब पे करना है। गवर्नमेंट ने यहां फर्स्ट चार्ज ले लिया, लेकिन सब्जेक्ट टू आईबीसी। चलो सर, ये भी हो गया, तो इसका रेफरेंस हो गया। अब बच्चे सीएमए स्टूडेंट बोलते हैं सर सीए फाइनल वाले हाफ पेज पढ़ रहे हैं तो हम भी हाफ पेज पढ़ लें क्या, है ना। अक्सर सीएमए फाइनल के स्टूडेंट्स वही पढ़ना चाहते हैं जो सीए फाइनल के स्टूडेंट्स आईडीटी में पढ़ रहे हैं, या ऐसे कहो कि जो सीए फाइनल के स्टूडेंट्स को पढ़ाया जा रहा है वही चीज सीएमए के स्टूडेंट्स को भी पढ़ा दिया जाता है। तो मैं एक बार स्टडी मैट दिखा दूं, जनवरी 2021 एडिशन सीएमए फाइनल का इंस्टीट्यूट का स्टडी मॉड्यूल जनवरी 2021 एडिशन मेरे सामने है। उसके पेज नंबर 574 में यहां से टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जो आज हम पढ़ रहे हैं, कॉर्पोरेट डेटर और इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स को लेके, कि इसमें जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स अपॉइंट होंगे तो उनको किस तरीके का जीएसटी कंप्लायंस करना है। वो पेज नंबर 574 से स्टार्ट हो रहा है। पूरा ये 575 है, 576 है और 577 है एंड देन 578 यहां तक हाफ पेज, 578 में हाफ पेज तक कवर हो रहा है। तो इस स्टडी मॉड्यूल में 3-4 पेज में कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, उसी को हमने अपनी मटेरियल में चैप्टर नंबर 37 में आप बच्चों के लिए कंसीडर किया है। ठीक है, तो आप मतलब आप सीएमए स्टूडेंट हैं, यूट्यूब पे इस वीडियो को देख रहे हैं, या फिर आप हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं, सॉफ्टवेयर के थ्रू देख रहे हैं, दो ही तरीके के तो स्टूडेंट्स हैं आप सीएमए फाइनल के इनडायरेक्ट टैक्स के स्टूडेंट हैं, पेपर 18 ग्रुप 4। क्या तो आप इसको यूट्यूब पे देख रहे हैं, आप हमसे टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं, और या फिर आप हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं और सॉफ्टवेयर के थ्रू इस क्लास को देख रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू आपको पता चला है। अब मैं पढ़ाऊंगा 4-5 पेज, आपके दोस्त पढ़ रहे होंगे हाफ पेज, तो आप बोलोगे सूरज सर ज्यादा पढ़ा रहे हैं। भाई मैं यहां पर एक डिस्क्लेमर दे रहा हूं कि मैं सीएमए इंस्टीट्यूट के मटेरियल के अकॉर्डिंग जा रहा हूं। अब इंस्टीट्यूट पूछे ना पूछे, बाकी बच्चे कितना पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, मुझे उससे कोई कंसर्न नहीं। मैं स्टडी मॉड्यूल को बंद कर रहा हूं, पेज नंबर मैंने दिखा दिया। मैं अपने मेन मॉड्यूल को बंद कर रहा हूं, मिसलेनियस प्रोविजन चैप्टर नंबर 37। ठीक है, बहुत कम टाइम लगेगा, थोड़ा सा एक ब्रीफ आपको देना जरूरी है। और जो बच्चे यूट्यूब पे इस वीडियो को देख रहे हैं, ध्यान रखिएगा, दिसंबर एग्जाम्स के लिए ये टॉपिक की प्रिपरेशन आपको करनी है, 2021 के एग्जाम के लिए। एंड जो अपने रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स नहीं है, डिस्क्रिप्शन में जाओगे, टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, वहां ज्वाइन करो, नोट्स के लिंक दे रखे हैं, डाउनलोड कर लो या फिर वॉल्यूम 2 डाउनलोड कर लो। चैप्टर नंबर 37 जीएसटी वॉल्यूम 2 7th एडिशन की बुक, दिसंबर 21 एग्जाम नहीं इस टॉपिक को प्रिपेयर करेंगे। मे बी से 1 और 2 मार्क्स और से 3 मार्क्स, मैक्सिमम 3 मार्क्स के लिए इस टॉपिक को प्रिपेयर करेंगे। कोई 10 मार्क्स का टॉपिक नहीं है ये, मैक्सिमम 3 मार्क्स। ठीक, लेकिन 3 मार्क्स की वैल्यू है 39 वालों के लिए और 3 मार्क्स की वैल्यू है 59 वालों के लिए। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, सीए फाइनल के स्टूडेंट भी इस वीडियो को अटेंड कर सकते हैं। आपका एग्जाम 2022 में है तो भी इस वीडियो को अटेंड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है कॉर्पोरेट डेटर से रिलेटेड, एग्जाम का कोई क्वेश्चन है जिसमें कॉर्पोरेट डेटर की बात हो रखी है या फिर कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस की बात हो रखी है, CIRP, और या फिर इन दोनों प्रोफेशनल पर्सन की बात हो रखी है। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप कॉस्ट अकाउंटेंट बनेंगे। एक और अब कॉन्सेप्ट आ चुका है कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल की डिग्री, वी आर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स। जैसे मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, आप अपने आप को कॉस्ट अकाउंटेंट कहेंगे, हम दोनों
कुछ सर्टिफिकेशन कोर्स और एग्जाम पास करके क्या बन सकते हैं, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, और इस पोस्ट पे आ सकते हैं क्या, इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल और रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। ये नई कैटेगरी आई है प्रोफेशन की, जैसे एडवोकेट्स हैं, सीए, सीएमए, सीएस हैं, वैसे ही इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स की एक नई कैटेगरी आई है। आपने ये चीज सुनी हुई होगी, नया नहीं है। और मैं लॉ नहीं पढ़ा रहा आपको, मैं आपको अभी आईबीसी कोड के अंदर नहीं ले जा रहा। जितना जीएसटी में मुझे आपको समझाना है बस मैं उतना बताऊंगा। लेकिन जीएसटी के एग्जाम में ये सब वर्ड अगर एग्जाम में आए तो घबराना नहीं, ये नहीं सोचना कि लॉ का क्वेश्चन जीएसटी में पूछ दिया है ना, ऐसे नहीं सोचना है। तो वर्ड है कॉर्पोरेट डेटर, वर्ड है कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, CIRP शॉर्ट फॉर्म, और या फिर ये दोनों प्रोफेशनल, इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल और या फिर रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। होता क्या है, जब कंपनी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग से स्टार्ट होता है तो इमीडिएट इफेक्ट से एक प्रोफेशनल को अपॉइंट किया जाता है। हो सकता है वो परमानेंट ना हो, आगे जाके बदल जाए, इसीलिए नाम दिया गया है क्या, इंटरिम। सर हो सकता है यही प्रोफेशनल आगे जाके रिजोल्यूशन, ये जो आपका इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स है, बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स है, इसको कंप्लीट करा के एनसीएलटी का ऑर्डर दिलवा दे। हो सकता है ये बीच में चेंज हो जाए, हो सकता है, ठीक है। इसीलिए वर्ड है इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। और अगर ये चेंज होके दूसरा प्रोफेशनल अपॉइंट होता है तो फिर वर्ड है क्या, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स, ठीक है, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स, राइट। सर हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, कुछ प्रोविजन सीजीएसटी एक्ट के 2017 और कुछ समझिए कि आईबीसी इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड जो है 2016, उसमें एनसीएलटी का कुछ ऑर्डर पास हो गया जिसमें गवर्नमेंट को अच्छा खासा सुनाया इन लोगों ने। भाई कंपनी चली गई बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स में, इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स में, ठीक है। अब कंपनी जब चली गई इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स में और जब ये प्रोफेशनल पर्सन आईआरपी और आरपी अपॉइंट हुए तब इनको जीएसटी कंप्लायंस करने में दिक्कत आ रही थी। तो वहां ऑर्डर पास हुआ आईबीसी कोड 2016 में कि भाई गवर्नमेंट तुमने ऐसा जीएसटी एक्ट क्यों बनाया हुआ है, तुमने अपना ऐसा पोर्टल क्यों बनाया हुआ है कि कंप्लायंस नहीं हो पा रहा है। सर कंप्लायंस नहीं हो पा रहा है मतलब, एक्चुअली नॉर्मल हम लोग नियम पढ़ते हैं ना जीएसटी रिटर्न चैप्टर में कि अगर आपने जनवरी का कंप्लायंस नहीं किया है तो फरवरी का कंप्लायंस नहीं कर सकते। हम लोग क्या पढ़ते हैं, अगर फरवरी का जीएसटी रिटर्न फाइल करना है तो उसके पहले जनवरी का जीएसटी रिटर्न फाइल करना होगा, और जनवरी का जीएसटी रिटर्न फाइल करने के लिए पहले जनवरी की जीएसटी की टैक्स लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी। ये सीक्वेंस पढ़ते हैं हम लोग क्लास में, नॉर्मली जीएसटी के क्लास में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि कोई भी कंप्लायंस है, जैसे मार्च का जीएसटी का आपको जीएसटीआर1 फाइल करना है, मार्च मंथ का जीएसटीआर1 फाइल करना है, मार्च मंथ का आपको जीएसटीआर3B फाइल करना है। तो ये आप तभी फाइल कर सकते हैं जब आपने फरवरी का फाइल किया हो, फरवरी का तभी फाइल कर सकते हैं जब आपने जनवरी का फाइल किया हो। से मैंने जनवरी का कंप्लायंस नहीं किया, फरवरी का कंप्लायंस नहीं किया, तो क्या आप मार्च का कंप्लायंस कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो उस केस में क्या हुआ, ये जो प्रोफेशनल पर्सन है इनको कंप्लायंस करने में दिक्कत आई, तो फिर आईबीसी कोड जो है ये कोड 2016, इसके अंदर एनसीएलटी के ऑर्डर पास हुए इन द फेवर ऑफ कॉर्पोरेट डेटर, यानी कंपनी, जो कंपनी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स में गई कि भैया सीजीएसटी एक्ट में क्या लिखा है भूलो, छोड़ो उसको, इनके पोर्टल पे क्या पॉसिबल है और क्या नहीं है छोड़ो। अगर हमारा एक्ट कह रहा है कि सारे कंप्लायंस कौन करेगा, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, ये जो प्रोफेशनल है रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, तो इनको करने का मौका मिलना चाहिए। एक्ट में चेंजेस लाओ, राइट। तब जाके जब उधर ऑर्डर पास हुआ, डिपार्टमेंट को अच्छा खासा सुनाया गया कि भाई आपने अपना जीएसटी एक्ट ऐसा खराब क्यों बनाया है, आपने अपना पोर्टल इतना खराब क्यों बनाया हुआ है कि एक प्रोफेशनल पर्सन, एक कंपनी जब पेमेंट करने में डिफॉल्ट कर रही है और उसका हम इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, वो अब कॉर्पोरेट डेटर बन चुकी है और कुछ प्रोफेशनल पर्सन उसका कंप्लायंस करना चाह रहे हैं, तो वो कंप्लायंस क्यों नहीं कर पा रहे हैं, आपने लॉ को इतना खराब क्यों बनाया है। देन गवर्नमेंट रियलाइज्ड, गवर्नमेंट को लगा कि हाँ अब हमें लॉ में कुछ चेंज करना पड़ेगा, तो फिर गवर्नमेंट ने फटाफट क्या किया, नोटिफिकेशन इशू किया। नोटिफिकेशन नंबर 11/2022, 21 मार्च 2020। कोरोना का जो फर्स्ट वेव आया था 2020 में, उससे ठीक पहले जो लॉकडाउन लगा था, उस पहला लॉकडाउन उसी के आसपास
ऐसे याद रख सकते हो। ठीक सर, गवर्नमेंट ने देखो, ये एक हिस्ट्री में बता रहा हूं कि भाई ये क्या हम पढ़ रहे हैं। एक्चुअली कंप्लायंस करने में दिक्कत आने लग गई। किसके कंप्लायंस में सर? जब कंपनी डिफॉल्ट कर रही है और उसका इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग से स्टार्ट हो रहा है और जब रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स अपॉइंट हो रहे हैं तो वो कंप्लायंस नहीं कर पा रहे हैं। कैसा कंप्लायंस सर? बताता हूं। अब चूंकि कंप्लायंस नहीं कर पा रहे हैं तो फिर गवर्नमेंट को लगा कि कहीं कंप्लायंस तो करवाना है, तो गवर्नमेंट ने फटाफट क्या किया, नोटिफिकेशन इशू किया। नोटिफिकेशन नंबर 11/2020 सिटी डेटेड 21 मार्च 2020। अब नोटिफिकेशन लोगों के समझ में आए अच्छे से कि गवर्नमेंट ने क्या नोटिफिकेशन इशू किया है, तो फिर फटाफट नोटिफिकेशन इशू करने के बाद 21 मार्च को गवर्नमेंट ने क्या किया, सर्कुलर इशू किया 134/2020 डेटेड 23 मार्च। पहली बार गवर्नमेंट ने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया और कुछ नोटिफिकेशन में कुछ पॉइंट्स को डिस्कस किया कि हम इस तरीके से कंप्लायंस करवाएंगे और उससे रिलेटेड कंफ्यूजन ना हो, लोगों को सर्कुलर भी इशू किया। लेकिन फिर लोगों को और दिक्कत आई क्योंकि वो लॉकडाउन लग चुका था मार्च अप्रैल मई जून का, और फिर लोगों में कुछ कंफ्यूजन और थी कि भाई ये वाली चीज कैसे रिजॉल्व होगी, ये वाली चीज कैसे रिजॉल्व होगी। तो फिर गवर्नमेंट ने एक और नोटिफिकेशन इशू किया 39/2020 सिटी डेटेड 5 मई 2020 एंड सर्कुलर नंबर 138/2020 डेटेड 6 मई 2020। तो आज की क्लास में हम ये चारों चीज का समराइज्ड वे में पढ़ने वाले हैं। ये क्या कह रहे हैं सर? आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 37 में मिसलेनियस टॉपिक के अंदर जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं। गवर्नमेंट ने आखिर इस नोटिफिकेशन में, उसके बाद इस सर्कुलर में, उसके बाद इस नोटिफिकेशन में और उसके बाद इस सर्कुलर में ओवरऑल क्या कहा। कैसे एक कंपनी जब इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स में जा रही है आईबीसी कोड के अंदर, तो फिर जो प्रोफेशनल्स अपॉइंट हो रहे हैं, जिसके पास कंपनी का और एसेट्स का मैनेजमेंट ट्रांसफर हो रहा है, वो कंप्लायंस जीएसटी का कैसे करेंगे। याद रखिएगा, ये कंपनी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स में कब जाती है, राइट? कंपनी जब इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स में जाती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट डेटर। सर, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है जो फाइनली कंप्लीट कब होता है, जब एनसीएलटी ऑर्डर पास कर देती है। तो अब ये सब चीजों के लिए तो आपको अपना लॉ का सिलेबस देखना होगा। आईबीसी कोड आपके सिलेबस में है नहीं है, आपने क्या पढ़ा आपको वो देखना होगा। मैं उसमें नहीं जा रहा। आईबीसी कोड क्या कहता है, एक कंपनी के अगेंस्ट में कब इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग से स्टार्ट होती है, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस क्या है, ये जो प्रोफेशनल पर्संस हैं इनके पास क्या डिग्री है, क्या सर्टिफिकेशन है, ये पॉइंट कैसे होते हैं, इन सब में मैं नहीं जा रहा। ठीक है, इन सब में डिटेल में नहीं जा रहा। वो तो आपको लॉ की क्लास में, अगर आपके सिलेबस में है तो लॉ के टीचर आपको ले जाएंगे, या आप जानते होंगे या आप आगे जान जाएंगे। मैं उसमें नहीं जा रहा। फिलहाल दो नोटिफिकेशन बैक टू बैक मार्च और मई में इशू हुए थे 2020 में, और 2020 में ही ठीक नोटिफिकेशन के बाद सर्कुलर इशू हुए थे। इन चारों को समराइज करके मैं बता रहा हूं क्या करना है, और एग्जाम में अगर इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आए तो क्या क्या जवाब देना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1-2 मार्क्स वाले भी आ सकते हैं एग्जाम में। आपको कुछ हो सकता है 4-5 पॉइंट लिखने के लिए भी आ सकता है एग्जाम में, 3 मार्क्स का, 4 मार्क्स का, थोड़ा बहुत 2-3 लाइन लिखने के लिए भी आ सकता है। बट पता तो चले कि आपको क्या है ये चीज। ठीक, और अगर आपको लग रहा है कि सर स्लो पढ़ा रहे हैं तो थोड़ी वीडियो की स्पीड को बढ़ा लीजिएगा। भाई 130 और 140 की स्पीड पर आप देख सकते हैं, मेरी क्लास को कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर मेरी क्लास सॉफ्टवेयर के थ्रू देख रहे हैं, मेरी क्लास आप YouTube पे देख रहे हैं, तो आप 130-140 की स्पीड से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर लगे आपको दिक्कत आ रही है तो स्पीड को कम कर लेना। ठीक, अभी मैं नोट्स में नहीं जा रहा रीड करने के लिए कि पेज नंबर 37.1 से लेकर 37.8 में क्या लिखा हुआ है। 37.1 से लेकर 37.8 में क्या लिखा हुआ है, इन 4 नोटिफिकेशन और इस 2 नोटिफिकेशन 2 सर्कुलर में, मैं उसको रीड नहीं करा। अभी मैं यहां पर कुछ आपके लिए नोटिंग कर रखा हूं। सर ये नोटिंग अभी मैं आपको वीडियो रोक के कहूंगा लिखने के लिए। आपको मैं अभी बीच में समझाने के बाद बोलूंगा वीडियो रोक के लिखो। पहले मुझे एक ओवरव्यू यहां पर और दे देने दो। मैंने आपको बता दिया एज पर मैं सिलेबस जा रहा हूं। जो भी चीज मैं डिस्कस कर रहा हूं, 2 नोटिफिकेशन 2 सर्कुलर, वो सीएमए फाइनल के सिलेबस में स्टडी मैट दिखा दिया, आपके दिसंबर 2021 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कितना सर?
10-15 मार्क्स का नहीं, 2-3 मार्क्स का इंपॉर्टेंट है। और 2020 में ये आया था, तो 2020 में जब ये आया था तो 2021 का जो एग्जाम था जनवरी 2021, उसमें इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। और अब ऐसे समझो कि ये टॉपिक का पहला एग्जाम है अब ये दिसंबर 2021, इसीलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट भी बोल सकते हो। लेकिन अब ये टॉपिक उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना इंपॉर्टेंट आपका प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर है। ये टॉपिक उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना इंपॉर्टेंट आपका वैल्यूएशन रूल्स है, आईटीसी चैप्टर है, रजिस्ट्रेशन है। ये ध्यान रखना, हमारे पास पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उधर, वैल्यूएशन रूल्स, प्लेस ऑफ सप्लाई, आईटीसी चैप्टर, रजिस्ट्रेशन चैप्टर, कॉम्पोजिशन स्कीम, रिवर्स चार्ज, है ना। वो सब जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उनकी तैयारी और उनका रिवीजन अच्छे से होना चाहिए। और ये तो बस मेरे साथ साथ पढ़ लो और एग्जाम दे दो। मेरे साथ साथ बस जो समझना है समझना है, उसके बाद एग्जाम की रात में थोड़ा बहुत देखना है, जो नोटिंग यहां पे, बस एग्जाम में पहुंच जाना। ठीक है सर, देखो क्या हुआ, एक कंपनी का एग्जांपल आपके सामने लिया हूं। एक कंपनी है ए लिमिटेड, अपना बिजनेस कर रही है, मार्केट में काफी सारे लोन ले रखी है, काफी सारा उधार में सामान परचेज कर रखी है, रॉ मटेरियल है, इनपुट है, और अपना बिजनेस कर रही है, वर्किंग कैपिटल की अरेंजमेंट कर रखी है, लोगों को उधार दे रही है, उधार ले रही है और उधार दे रही है। और कहीं ना कहीं अपने बिजनेस के दौर में इसने क्या किया, डिफॉल्ट करना शुरू कर दिया, लोन रीपेमेंट पे डिफॉल्ट करना शुरू कर दिया, क्रेडिटर के पेमेंट पे डिफॉल्ट करना शुरू कर दिया। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप बिजनेस में लोन रीपेमेंट में, क्रेडिटर के रीपेमेंट में आप डिफॉल्ट करोगे तो वो आपको रिकवरी के लिए तंग करेंगे और अल्टीमेटली आप एक लिमिट क्रॉस कर जाओगे डिफॉल्ट की, अराउंड अप्रॉक्स, मुझे जहां तक याद आ रहा है अप्रॉक्स, मतलब एक, आप चेक कर लेना अपना आईबीसी लॉ क्या कहता है, मेरे हिसाब से 1 करोड़ की लिमिट है। ठीक है, मतलब 1 करोड़ से ज्यादा का डिफॉल्ट कर देते। जो बच्चे यूट्यूब पे इसको देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखना, मेरे हिसाब से 1 लाख रुपए की पहले लिमिट थी, उसको अमेंड करके गवर्नमेंट ने लॉकडाउन में 2020 में 1 करोड़ किया था। अब उसके बाद अभी शायद यही हो या चेंज हो गया हो। देखो ये जो लिमिट है ये लॉ के लिए इंपॉर्टेंट है, मेरे जीएसटी क्लास के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए मैं श्योर नहीं हूं। आपको लगता है ये सही है तो कमेंट बॉक्स में डाल देना कि हाँ सर सही है, जो बच्चे यूट्यूब पे इस वीडियो को देख रहे हैं। तो सर एक डिफॉल्ट की लिमिट क्रॉस करते ही क्या होता है, उसके बाद क्रेडिटर जो जिन्होंने हमें पैसा दिया था बिजनेस चलाने के लिए, वो उस मैटर को कहां लेके चले जाते हैं, इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स में, आईबीसी कोड के अंदर एनसीएलटी के पास मैटर चला जाता है। सर ये आईबीसी कोड 2016 में आया है, उसके पहले क्या होता था, जब कंपनी बैंकरप्सी फाइल करती थी और कंपनी का ये जो भी कह दो आप, एक तरह से लिक्विडेशन प्रोसेस या मैनेजमेंट टेक ओवर प्रोसेस स्टार्ट होता था, उसमें 3-4 साल लग जाते थे। तो गवर्नमेंट ने फिर 2016 में ये आईबीसी कोड लेके आए, जिसमें अराउंड 1 साल के अंदर अंदर सब कुछ कंप्लीट हो जाता है, ज्यादा टाइम नहीं लगता है। और ये स्टेज शुरू हो जाता है कैसे, तो बोलता है जैसे ही आप डिफॉल्ट करना शुरू कर देते हो पेमेंट्स, वैसे ही फिर जैसे ही आप एक थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस करते हो, आपका ये इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है आईबीसी कोड में, सीआईआरपी। सीआईआरपी का ऊपर फुल फॉर्म था कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं एक कंपनी हूं और मैंने लोन लिया हुआ है और डिफॉल्ट करूंगा तो वो कंप्लेन करेंगे, आईबीसी कोड का जो प्रोसेस होगा उसमें कंप्लेन करेंगे, एनसीएलटी के पास जाएंगे और फाइनली ये जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ कौन सा, सीआईआरपी अंडर आईबीसी कोड, कमेंस्ड होते ही अब ये आगे केसेस चलेंगे, डिस्कशन होंगे और आगे जाके क्या होगा, लास्ट स्टेज में ये जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ है इंसॉल्वेंसी का, ये कंप्लीट कब होगा, जब एनसीएलटी ऑर्डर पास करेगी। ठीक, बाकी बात आपको लॉ में बताएंगे, हो सकता है मैंने अभी तक जो बताया उसमें कुछ कुछ बातें गलत भी हो। सो आई एम नॉट परफेक्ट फ्रॉम लॉ साइड, मैं तो अपने मन से ओवरऑल बता रहा हूं आपको। अभी जीएसटी में आते हैं, वहां मेरी परफेक्शन की जरूरत है, जीएसटी का पोर्शन में मैं कुछ गलत आपको ना बताऊं। लॉ में जैसे 1 करोड़ की लिमिट में आपको गलत बता दूं, है ना। चलिए सर, तो अब क्या हुआ है सर, सीआईआरपी यानी जो कॉर्पोरेट का ये जो इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस है ये स्टार्ट हो चुका। अब स्टार्ट होते ही क्या होता है, आईआरपी और आरपी अपॉइंट होते हैं। कौन सर, ये रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स अपॉइंट होते हैं। तो मैंने आपको समझाने के लिए एक डेट ले ली, किससे, इनका अपॉइंटेड डेट है 1/1/2021। 1/1/2021 को आईबीसी कोड के अंदर जब ये मैटर गया और सीआईआरपी स्टार्ट हुआ प्रोसेस, तो फिर आईबीसी कोड के अंदर ये प्रोफेशनल्स को अपॉइंट किए गए 1/1/2021 को। अब किस कंपनी का मैटर गया, ए लिमिटेड का। ठीक है, कौन से कंपनी हमने एग्जांपल ली थी ऊपर, ए लिमिटेड।
तो अब ए लिमिटेड को, अब चूंकि ये कहां आ चुकी है, आईबीसी कोड के अंदर, इसका इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, तो अब इसका नाम बदल के हो जाएगा क्या, अब हमारे क्लास में ए लिमिटेड ही रहेगा, लेकिन इसको क्या कहेंगे, अब कॉर्पोरेट डेटर कहेंगे। तो कॉर्पोरेट डेटर के लिए पॉइंट कौन हुआ, आईआरपी और आरपी, इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स या रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स। कौन से प्रोसेस में, सीआईआरपी प्रोसेस में, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस में। कॉर्पोरेट डेटर, तो ये कॉर्पोरेट डेटर कौन है, एक कंपनी जो पेमेंट करने में डिफॉल्ट कर रही थी, जिसके ऊपर आईबीसी कोड लग गया और अब फाइनली आगे जाके एनसीएलटी ऑर्डर पास होगा, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं लॉ को। गलत हूं तो रेफर योर लॉ क्लास, अगर मैं गलत हूं तो रेफर योर लॉ क्लास, सीधी सी बात है भाई, मैं जीएसटी में परफेक्शन दे सकता हूं। चलो सर, तो ये कॉर्पोरेट डेटर वर्ड से घबराना मत। कॉर्पोरेट डेटर कौन है, वही कंपनी जो डिफॉल्ट कर रही है, तो ए लिमिटेड ही कॉर्पोरेट डेटर है। ठीक, अब क्या होगा, जैसे ही ये प्रोफेशनल पर्सन अपॉइंट होता है, कंपनी की मैनेजमेंट और कंपनी के एसेट्स, कंपनी का बिजनेस, यानी कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, कंपनी का जो पुराना मैनेजमेंट था, जो लोग चला रहे थे, सपोज करो मेरी कंपनी एसएटीसी प्राइवेट लिमिटेड, एसएटीसी लिमिटेड, एसएटीसी प्राइवेट लिमिटेड, जिसका मैनेजमेंट, एसेट्स और कंट्रोल मैं कर रहा हूं, बिजनेस मैं संभाल रहा हूं, वो सब इस प्रोफेशनल पर्सन के पास चला जाएगा और ये अब इस कंपनी को, इसके बिजनेस को, इसके मैनेजमेंट को, इसके एसेट को एज अ गोइंग कंसर्न चलाएंगे। कब तक, जब तक कि एनसीएलटी का डिसीजन ना आ जाए। ठीक है, यानी 1/1/2021 से सारा कार्यभार, हर तरह के कंप्लायंस का, एसेट्स की रिकवरी का, क्रेडिटर्स की पेमेंट का, नए मैनेजमेंट को ना कंट्रोल देने का। भाई पुरानी कंपनी, पुराने प्रमोटर्स निकलना चाहते हैं, बैंकरप्सी में आ चुकी है कंपनी, पुराने जो मैनेजमेंट है, पुराने जो डायरेक्टर है, पुराने जो प्रमोटर्स हैं, अब निकलना चाहते हैं। उनको तो शायद अब जेल भी हो जाए, उनके पीछे तो अब क्रिमिनल केस भी लगेगा, अब वो निकलना चाहते हैं, अब नई मैनेजमेंट आना चाहती है, नए लोग आना चाहते हैं। तो अब इस बीच में, अब जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा, तब तक सारा जिम्मेदारी किसके ऊपर शिफ्ट हो चुका है, आईआरपी और आरपी के ऊपर। कौन है सर ये, वही प्रोफेशनल जो अपॉइंट हुए हैं। अब ये इस कंपनी, इसकी मैनेजमेंट और इसके एसेट को एज अ गोइंग कंसर्न चलाएंगे। जैसे जैसे कि ये कंपनी है तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होगी, वो प्लांट चलता रहेगा, रॉ मटेरियल आएगा, सप्लाई होगा। सर सिर्फ मैनेजमेंट बदली है, डिसीजन मेकर बदले हैं। ऐसा नहीं है कि फैक्ट्री में ताला मार के पूरा शटडाउन कर दिया जाएगा, नहीं होगा। एक कंपनी जब इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स में जाती है आईबीसी कोड के अंदर, तो उसकी मैनेजमेंट शिफ्ट हो जाती है किसके पास, आईआरपी और आरपी के पास। उसका बिजनेस चलता रहता है। तो सर जब बिजनेस चलता रहेगा आगे 6 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, तो उसके जीएसटी कंप्लायंस का क्या होगा। तो ये जीएसटी कंप्लायंस में दिक्कत आ रही थी, तो गवर्नमेंट ने यहां पर क्या किया, 2 नोटिफिकेशन इशू किए और 2 सर्कुलर इशू किया। पहली बार इस प्रॉब्लम को गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया, कब, मार्च 2020 में पहला नोटिफिकेशन इशू करके, जब इनको आईबीसी कोड में ऑर्डर पास होकर डांट लगी कि भाई तुम अपने एक्ट में चेंज क्यों नहीं करते, तुम अपने पोर्टल में क्यों नहीं चेंज करते। ठीक सर, अब कैसा कंप्लायंस में दिक्कत आ रहा था। तो एक सिचुएशन 1 है आपके सामने, एक सिचुएशन 2 है। तो पहले सिचुएशन 2 देखते हैं। क्या हुआ था, कंपनी की हालत तो खराब थी भाई, कंपनी की हालत खराब थी, पेमेंट्स में डिफॉल्ट कर रही थी, तभी तो आज ये इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स में आई है। तो कंपनी की हालत खराब थे, कंपनी ने बिजनेस तो चला रही थी, लेकिन ये अपना जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 भी फाइल ही नहीं कर रही थी। सर जुलाई से इसने फाइल करना बंद कर दिया था, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। फाइनली मैनेजमेंट किसके पास चला गया 1/1/2021 को, आईआरपी और आरपी के पास। लेकिन गैप तो आ गया, कंप्लायंस का गैप आ गया ना। जुलाई से लेकर दिसंबर 2020 तक तो किसी ने कंप्लायंस नहीं किया। एक बात बताओ, अगर मेरी कंपनी और मैं पढ़ा रहा हूं और मेरी कंपनी डिफॉल्ट करना शुरू करे, मेरी कंपनी कोचिंग जो है डिफॉल्ट करना शुरू करे, तो क्या होगा, डिफॉल्ट करना शुरू होगी तो मैंने जिनसे अपनी बुक्स प्रिंट कराई है, मैं उनको पैसे नहीं दे रहा हूं, मेरे स्टाफ जो काम कर रहे हैं उनको मैं सैलरी नहीं दे रहा हूं, आप बच्चों को किताब कुरियर नहीं कर रहा हूं, आप बच्चों को क्लासेस नहीं जा रही है, प्लस 3-4 महीने का जो एडमिशन था उसका जीएसटी भी मैं गवर्नमेंट को नहीं दे रहा हूं।
डिफॉल्ट में तो सब कुछ ही होगा ना सर, जहां से मेरा काम हो रहा है और जहां मैं सर्विस दे रहा हूं सब तो हैम्पर होगा, तो जीएसटी भी हैम्पर हुआ। एक कंपनी जो अब क्या बन चुकी है आईबीसी कोड के अंदर कॉर्पोरेट डेटर, जिसका इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग से स्टार्ट हो चुका है, वो कंपनी पिछले साल जुलाई से जीएसटीआर 1, 3B कुछ भी नहीं फाइल कर रही है। तो एक सिचुएशन ये हो गया। अच्छा, अब जुलाई से दिसंबर तक कोई भी इसने कंप्लायंस नहीं किया और एज अ गोइंग कंसर्न अब मैटर किसके पास आ गया है 1/1/2021 से आईआरपी और आरपी के पास। सर अब ये आईआरपी और आरपी अपना इसके बिजनेस को चलाएंगे ना 4-6 महीने, जब तक ऑर्डर नहीं पास हो जाता है। तो अब क्या हुआ, पोर्टल पे ये लोग जीएसटी का कंप्लायंस नहीं कर पा रहे थे। बेचारा 1 जनवरी को मैनेजमेंट में आया और अब ये जनवरी की रिटर्न फाइल करना चाहता है, जनवरी का जीएसटी का टैक्स पे करना चाहता है। इसको जनवरी से पहले क्या मतलब है? देखो, इसको जुलाई से लेकर दिसंबर तक तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब ये बंदा जनवरी से अपॉइंट हुआ तो अब ये क्या चाह रहा था कि जनवरी का मैं जीएसटी पे कर दूं, जनवरी की रिटर्न फरवरी में फाइल कर दूं। तो ये पोर्टल पे कर ही नहीं पा रहा था। क्यों? क्योंकि पहले के कंप्लायंस नहीं हो रखे। अच्छा, पहले के कंप्लायंस तो ये तो करेगा नहीं। ये क्यों करेगा? इसकी अपॉइंटमेंट कब से हुई है? 1 जनवरी से। तो अब क्या हुआ, एक्ट में कोई प्रोविजन ही नहीं था कि भाई जुलाई से लेकर दिसंबर तक का जीएसटी का कंप्लायंस करेगा कौन। जुलाई से लेकर दिसंबर तक का जीएसटी पे करना, रिटर्न फाइल करना, जब तक वो नहीं होगा तब तक ये अब 1 जनवरी से कंप्लायंस कैसे करेगा? अच्छा, पुराना कंप्लायंस अगर करना ही होता पुरानी कंपनी को तो वो आज कॉर्पोरेट डेटर थोड़ी ना बनती। तो एक तरह से तो वो कंपनी जो है ए लिमिटेड, हमारे एग्जांपल में कंपनी कौन है? ए लिमिटेड, वो तो अब डिफॉल्ट कर गई है। अब कंपनी से तुम एक्सपेक्ट करते हो कि वो जुलाई से लेकर दिसंबर तक का टैक्स पे करेगी और रिटर्न फाइल करेगी? नहीं। कंपनी की तो मैनेजमेंट ने हाथ उठा दिया है कि हमारे पास अब करने को कुछ भी नहीं है, हम तो अब इससे निकलना चाहते हैं। जो सजा देनी है दो, जो टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी लगाना है लो लगाओ, जेल भेजना है भेजो, अब हमसे ये कंपनी ना संभलने वाली। हाथ उठा दिया है। ठीक। अच्छा, 1 जनवरी से जब इस कंपनी का मैनेजमेंट प्रोफेशनल पर्सन के पास गया तो वो अब कंप्लायंस कैसे करे 1 जनवरी से? सर वो जुलाई से दिसंबर तक का कंप्लायंस नहीं करेगा, लेकिन जनवरी से कैसे करे? तो उसी का सॉल्यूशन आया, 2 नोटिफिकेशन और 2 सर्कुलर। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है कि 1 जनवरी से अगर इस प्रोफेशनल पर्सन को कंप्लायंस करना है तो ये नया रजिस्ट्रेशन लेगा, उसी कॉर्पोरेट डेटर का, उसी ए लिमिटेड का, उसी के पैन नंबर पे, उसी के पैन नंबर की हेल्प से एज अ डिस्टिंक्ट पर्सन नया रजिस्ट्रेशन लेगा 30 दिन के अंदर अपनी अपॉइंटमेंट डेट से। पहले ये प्रोविजन नहीं थे, पहले ये प्रोविजन नहीं थे। ये जो 2 नोटिफिकेशन इशू हुए और उसके सपोर्ट में 2 सर्कुलर इशू हुए, उन्होंने क्या कहा कि देखो ये जो आईआरपी और आरपी अपॉइंट हुए हैं 1 जनवरी 2021 से, अब इनको आगे जीएसटी का कंप्लायंस करना है और पुरानी कंप्लायंस हुई नहीं है, अब पुरानी कंप्लायंस पेंडिंग है, नई कंप्लायंस करनी है, तो कैसे करे? तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, नया जीएसटीआईएन नंबर ले लो, नया जीएसटीआईएन नंबर ले लो। तो फिर पैन नंबर किसका? तो पैन नंबर कंपनी का ही, मतलब पहले से कंपनी का एक जीएसटीआई नंबर है लेकिन वो तो डिफॉल्ट में चला गया। वहां तो आपने जुलाई से लेकर दिसंबर तक कोई कंप्लायंस ही नहीं किया ना। ओल्ड जीएसटीआईएन नंबर तो अब कोई काम का नहीं ना, क्योंकि आपने तो कंप्लायंस करना बंद कर दिया। अब नए लोग आए हैं तो वो कंप्लायंस कैसे करेंगे? कंप्लायंस तो उनको करना है, माल बेच रहे हैं तो जीएसटी पे करना है, माल खरीद रहे हैं तो आईटीसी लेना है। तो ये जो नई टीम आई है, नए प्रोफेशनल पर्सन आए हैं आईबीसी कोड में इस कंपनी की मैनेजमेंट और एसेट को संभालने के लिए, बिजनेस को संभालने के लिए, ये कंप्लायंस कैसे करेंगे? तो फिर गवर्नमेंट बोलती है चलो तुम क्या करो, पोर्टल पे जाके नया रजिस्ट्रेशन लो। हर स्टेट में, हर यूनियन टेरिटरी में जहां जहां पहले वाली यानी ए लिमिटेड, सर ए लिमिटेड ही तो अब क्या है? कॉर्पोरेट डेटर। ठीक। तो ए लिमिटेड का इंडिया में मान लो 20 स्टेट में रजिस्ट्रेशन था। हर स्टेट में और हर यूनियन टेरिटरी में कॉर्पोरेट डेटर उसी कंपनी के पैन नंबर पे रजिस्ट्रेशन लेगी ताकि जनवरी से कंप्लायंस हो सके। जो पुराना गलत हुआ हो गया। सर जुलाई से लेकर दिसंबर तक जो गलतियां हुई वो पुराने नंबर पे हुई। अब इसी कंपनी को
कंपनी तो ए लिमिटेड है, लेकिन अब ये क्या बन चुकी है, कॉर्पोरेट डेटर। कहां, आईबीसी कोड के अंदर। तो रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे ये जो प्रोफेशनल पर्सन है, ये इसके ऑथराइज सिग्नेटरी, जैसे मैं अपनी कोचिंग का जीएसटी नंबर का ऑथराइज सिग्नेटरी मैं हूं, लेकिन अब मैं तो डिफॉल्ट कर गया, तो जो नए लोग आए हैं प्रोफेशनल पर्सन, अब वो मेरे पैन नंबर पे हर स्टेट, हर यूनियन टेरिटरी में जहां जहां इन लोगों को अब अपना बिजनेस संभालना है, कंट्रोल करना है 3, 4, 6 महीने, जब तक एनसीएलटी का ऑर्डर नहीं पास हो जाता है, हर जगह 30 दिन के अंदर। 30 दिन कहां से शुरू करेंगे सर, जिस दिन इनका अपॉइंटमेंट हुआ है। कब सर, 1 जनवरी 2021। ये एग्जाम का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। एग्जाम का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है, एक कंपनी जब इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स में आती है, जब उसका कंपनी का जो रिजोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है इंसॉल्वेंसी का, तो उसमें अब इसके जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स हैं उस कंपनी के लिए अब क्या करेंगे, नए रजिस्ट्रेशन नंबर की अलॉटमेंट लेंगे। पैन नंबर किसका देंगे, अपना? नहीं, पैन नंबर उसी कंपनी का देंगे। और जुलाई से लेकर दिसंबर तक का वो कोई कंप्लायंस करेंगे? नहीं, दे आर रेस्पॉन्सिबल। देखो, आईआरपी इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर प्री सीआईआरपी प्रोसेस। सीआईआरपी कब से स्टार्ट हुआ, उनकी अपॉइंटमेंट कब से हुई, 1 जनवरी 2021 से। उसके पहले का कंप्लायंस के लिए दे आर नॉट रेस्पॉन्सिबल। दे आर नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर जुलाई टू दिसंबर। ठीक बोला सर। आगे जाके अगर ये प्रोफेशनल चेंज हो गए तो भाई, जैसे कंपनी की ऑडिट में चार्टर्ड अकाउंटेंट चेंज होते हैं, वैसे ये प्रोफेशनल भी चेंज हो जाते हैं। 3 महीने, 6 महीने के बाद, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने, 2 महीने के बाद हो सकता है एनसीएलटी की प्रोसीडिंग्स में आईबीसी कोड के अंदर इन प्रोफेशनल को चेंज कर दिया जाए। तो क्या चेंज करने में फिर से और रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? नहीं सर, नो न्यू रजिस्ट्रेशन। खाली आपको नॉन कोर अमेंडमेंट करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन चैप्टर में आपको बता रखा है अमेंडमेंट 2 तरह की होती है, कोर, नॉन कोर। कोर में अप्रूवल लेना पड़ता है, नॉन कोर में खाली पोर्टल पे बता दो, चेंज हो जाता है। ऑथराइज सिग्नेटरी को खाली चेंज कर देना है। अगर प्रोफेशनल चेंज हुए, ठीक है, अगर ये देखो, ये प्रोफेशनल अपॉइंट कब हुए, 1 जनवरी 2021 को, तो 30 दिन के अंदर इनको इस कंपनी के हर स्टेट, हर यूनियन टेरिटरी में जहां जहां इसका पहले से रजिस्ट्रेशन नंबर था, वहां नया रजिस्ट्रेशन नंबर लेना होगा और 1 जनवरी से सारे कंप्लायंस करने होंगे। आगे जाके प्रोफेशनल मिस्टर ए को हटा के प्रोफेशनल मिस्टर बी आ गया, तो रजिस्ट्रेशन नंबर वही काम करेगा जो लिया गया है, खाली ऑथराइज सिग्नेटरी चेंज हो जाएगा, बस। यही नया नियम है। यही सारी बातें 2 नोटिफिकेशन 2 सर्कुलर में की गई है। बोला सर नया रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है क्या? नहीं लेना जरूरी है। कब? सिचुएशन 1 डिस्कस करते हैं। अब गवर्नमेंट ने जो दूसरा वाला नोटिफिकेशन निकाला और दूसरा वाला सर्कुलर, उसमें क्या कहा, बोला अगर जो कंपनी है ए लिमिटेड, जो डिफॉल्ट कर रही है, देखो मतलब बहुत सारे डिफॉल्ट होते हैं। सपोज करो मैंने डिफॉल्ट किया है। कैसे? मैंने अपने जिसके यहां से बुक्स प्रिंट कराई है उसको मैंने पैसे नहीं दिए हैं, वो डिफॉल्ट किया, लेकिन मैंने जीएसटी हमेशा पे किया है। सरकार के साथ धोखा मैंने नहीं किया है, ऐसे समझो। अगर मैं कौन हूं? ए लिमिटेड हूं। अच्छा, मेरी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग से स्टार्ट हो चुकी है आईबीसी कोड के अंदर, लेकिन मैंने एक काम सही किया है, अभी तक का सारा जीएसटीआर फाइल किया है, 1B और 3B भी। तो अगर अभी तक आपने जीएसटीआर 1, 3B सारे टाइम पे फाइल किए हैं, अपडेटेड हैं, कब तक? जनवरी 21। कब? जो बंदा अपॉइंट हुआ था, नया बंदा अपॉइंट हुआ, उसने पुराने लोगों से मैनेजमेंट को टेक ओवर किया, तो उसकी अपॉइंटमेंट कब हुई? हमारा डेट क्या है, एग्जाम्पल क्या है, 1 जनवरी 2021। तो दिसंबर तक की सारी कंप्लायंस हो रखी है, देयर इज नो डिफॉल्ट। सिचुएशन 2 में तो डिफॉल्ट था, जुलाई से लेकर दिसंबर का कंप्लायंस ही नहीं हुआ था, तो अब जनवरी के बाद का कंप्लायंस कैसे करेंगे? तो नया नंबर लेना पड़ेगा। लेकिन नया नंबर लेना जरूरी नहीं है, अगर पुराने सारे कंप्लायंस हो रखे हैं तो नो नीड टू अप्लाई फॉर न्यू जीएसटीआईएन नंबर ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल और रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। नया नंबर लेने की जरूरत नहीं है, पुराने नंबर को ही वो लोग यूज करके सारा कंप्लायंस करेंगे जनवरी 2021 ऑनवर्ड्स। नया नंबर लेना जरूरी नहीं है। नया नंबर कब लेंगे? जब गैप होगा। गैप कैसा गैप? टेकओवर, जो इन्होंने टेकओवर किया है उसके पहले, कंप्लायंस मिसिंग है। ठीक, तो ये मैंने आपको एक ओवरऑल आइडिया दिया है। अब इसको लिखना है और उसके बाद फिर आधा घंटा मैं पूरा समझाऊंगा नोट्स को।
प्लीज जाना नहीं। आप ये सोचेंगे कि आपका एग्जाम है और है ना आप निकल जाएंगे वीडियो से, तो नहीं, अभी मेरे साथ इन 7-8 पेज को डिस्कस भी कीजिएगा। बहुत कम टाइम में, अगले आधे घंटे में मैं सारा डील कर दूंगा, अगले आधे घंटे में मैं सारा डील कर दूंगा। प्लीज वीडियो रोकिए और लिखिए इसको, प्लीज वीडियो रोकिए और इसको लिखिए। आई होप आप लोगों ने इसको नोट किया। सर नोट करते रहना है, मैंने आपको बोला ही था मैं नोट कराऊंगा हर चीज। एग्जाम के वर्ड है। कॉर्पोरेट डेटर कौन है? वही कंपनी जो अब कॉर्पोरेट डेटर में बदल गई है। एक टर्म दिया गया है कॉर्पोरेट डेटर। कंपनी तो ए लिमिटेड है पहले भी और अभी भी, है ना। कंपनी पहले भी ए लिमिटेड है, अब भी ए लिमिटेड है। हमारे एग्जाम्पल में, एग्जाम में कोई भी नाम होगा, वो रिजोल्यूशन प्रोसीडिंग से स्टार्ट होने के बाद वो क्या कहला रही है क्वेश्चन में, एग्जाम में? कॉर्पोरेट डेटर, ठीक। और अगर उस कंपनी ने जीएसटी के कंप्लायंस में डिफॉल्ट कर रखा है और अब आगे प्रोफेशनल्स ये आईआरपी और आरपी अपॉइंट हो चुके हैं और उन्हें जीएसटी का कंप्लायंस करना है, तो वो लोग नया जीएसटीआईएन नंबर लेंगे। लेकिन कब? जब कंपनी ने रिजोल्यूशन से पहले के पीरियड में जीएसटी का कंप्लायंस नहीं कर रखा है, तो एक गैप आ जाएगा। अब वो गैप को हम फुलफिल तो कर नहीं सकते तो आगे का कंप्लायंस कैसे करेंगे? वो जो आईआरपी और आरपी है वो कैसे करेंगे? नए नंबर के थ्रू करेंगे। यही सॉल्यूशन है डिस्प्यूट का। वीडियो रोक के लिख चुके हैं आप ये सारा, है ना। नोटिफिकेशन नंबर या सर्कुलर नंबर एग्जाम में याद करके जाना जरूरी नहीं है। क्रक्स याद रखिएगा कि भाई बात क्या चल रही है। लिखिए इसको। एक कंपनी है जो सीआईआरपी प्रोसेस में आ चुकी है। किस में आ चुकी है? कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस में, अंडर आईबीसी, अंडर आईबीसी, अंडर इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड। और अब वो क्या बन चुकी है? कॉर्पोरेट डेटर। तो उसके लिए जो अपॉइंट हुए हैं कौन? आईआरपी या आरपी, उनको नया जीएसटीआईएन नंबर लेना पड़ेगा 30 दिन के अंदर आगे के जीएसटी के कंप्लायंस के लिए। लेकिन अगर ये कंपनी जो अब कॉर्पोरेट डेटर कहला रही है, अगर उसने सारे कंप्लायंस पहले से कर चुके हैं, तब उसी जीएसटीआईएन पे आगे का कंप्लायंस कौन करेंगे? ये प्रोफेशनल्स। नया नंबर लेने की जरूरत नहीं है। हमने अपने एग्जाम्पल में कंपनी का नाम ए लिमिटेड रखा है और ये जो प्रोफेशनल्स अपॉइंट हुए हैं आईआरपी एंड आरपी, वो कब? 1 जनवरी 2021 को। चलिए डन। वीडियो रोक के लिख चुके हैं। नेक्स्ट, अब यहां पे ये लिखिए। जीएसटी कंप्लायंस में 2 सिचुएशन है। पहला सिचुएशन में पहले के सारे कंप्लायंस हो रखे हैं अपडेटेड, तो अब नया नंबर लेने की जरूरत नहीं है। दूसरे सिचुएशन में गैप है, जुलाई 20 के बाद कोई कंप्लायंस नहीं हुए हैं और जो नए प्रोफेशनल हैं वो अपॉइंट हुए हैं जनवरी 21 में। तो जनवरी 21 और उसके आगे के कंप्लायंस के लिए नया नंबर लेना पड़ेगा उन प्रोफेशनल्स को, इसी कंपनी कॉर्पोरेट डेटर के लिए। यानी एक कंपनी के दिल्ली में ही पुराना नंबर भी चलेगा, नया नंबर भी चलेगा जीएसटीआईएन। नए नंबर से आगे के कंप्लायंस होंगे, क्योंकि सिचुएशन 2 में जुलाई से दिसंबर तक के कंप्लायंस कोई नहीं कर रहा है, ना आगे करेगा। उस पीरियड की कोई टैक्स की रिकवरी तो वो गवर्नमेंट कर लेगी। आईबीसी कोड में जो केस का ये रिजोल्यूशन प्रोसेस चल रहा है, जब ऑर्डर पास होगा, जब सारे क्रेडिटर्स को पेमेंट किया जाएगा, तो वैसे ही गवर्नमेंट ड्यूज जो होगा जुलाई से दिसंबर तक का, क्योंकि उसने कंप्लायंस तो किया नहीं है। जो कंपनी डिफॉल्ट कर रही है उसने जुलाई से लेकर दिसंबर तक का जीएसटी पे नहीं किया, जीएसटी रिटर्न पे नहीं किया, तो जो भी उस पीरियड का टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी होगा वो रिकवरी प्रोसीडिंग्स में जो भी उसका हिरार्की होगा उसके हिसाब से पेमेंट कर दिया जाएगा सेटलमेंट में। ऑर्डर पास होगा, पुराने बकाया ड्यूज क्लियर करेंगे, ऑर्डर पास होगा, किसको कितना मिलेगा उसमें गवर्नमेंट को भी मिल जाएगा। अगर रिटर्न नहीं भी फाइल हो रहा है पुराने पीरियड का तो कोई बात नहीं, कम से कम 1 जनवरी ऑनवर्ड्स जो नए लोग, नई मैनेजमेंट आई है वो तो रिटर्न फाइल करे, वो तो टैक्स आगे का भरे। तो इसके लिए नया नंबर लेना होगा। पुराना नंबर कैंसिल कराना जरूरी नहीं है, हाँ पुराना नंबर सस्पेंड हो सकता है। ये सब बातें हम नोट्स में पढ़ेंगे अभी। लिखिए इसको। डन। वीडियो रोक के लिख चुके हैं आप ये सारा। नेक्स्ट, इसे लिखिए वीडियो रोक के। डन। नेक्स्ट, इसे लिखिए थोड़ा सा ये अब नीचे। आगे अगर ये आईआरपी और आरपी बदलेंगे तो सेम नंबर में अमेंडमेंट करके ऑथराइज सिग्नेटरी को चेंज करना होगा, बस नया रजिस्ट्रेशन फिर से नहीं लेना है।
और ये भी रजिस्ट्रेशन क्यों लेना पड़ा, क्योंकि जुलाई से दिसंबर तक का कंप्लायंस नहीं हो रखा है और जनवरी ऑनवर्ड से ये कंपनी अब किसके पास आ चुकी है, आईआरपी और आरपी के पास। 30 दिन का अंदर अंदर उनको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा हर स्टेट में, हर यूनियन टेरिटरी में। ये सारा आप वीडियो रोक के लिख चुके हैं, ये सारा आप एक एक करके वीडियो रोक करके लिख चुके हैं। अब हम लोग थोड़ा आगे चले, नोट्स में फटाफट इसकी रीडिंग कंप्लीट कर लें। जो बातें जितनी मैंने समझाई हैं वो सारी बातें यहां पर लिखी हुई हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सर इस चैप्टर में 2 कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट छोटा सा यहां पर सबसे लास्ट में दिया हुआ है 168A, ठीक है, इसको हम लास्ट में ले लेंगे। एक बार मैं थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट बात सब है वो मैं करा लूं। जैसे ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है, ये लिखने के लिए आपको एग्जाम में थोड़ा बहुत इसमें से आ सकता है। ऑनलाइन एग्जाम से ज्यादा तो आएगा नहीं, लेकिन अगर इसको आप एक एक लाइन भी 3-4 लाइन लिखोगे, 3-4 मार्क्स अगर रहेगा मिलता है तो अच्छी बात है। तो मैं आ चुका हूं अपनी बुक के पेज नंबर 37.8 में। अभी अभी जो मैंने आपको बताया कि आईआरपी और आरपी अपॉइंट हो चुके हैं, इनको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा पोर्टल पे। ये अपना वो कहते हैं ना डिजिटल सिग्नेचर, देखो आईडी प्रूफ देना पड़ेगा ऑथराइज सिग्नेटरी बनने के लिए, वो तो ये अपना देंगे। लेकिन जो रजिस्ट्रेशन नंबर हम लोग पढ़ते हैं ना रजिस्ट्रेशन चैप्टर में कि पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन होता है, अगर मुझे अपनी कोचिंग का रजिस्ट्रेशन लेना है तो इसका पैन नंबर के थ्रू रजिस्ट्रेशन लेना होगा। तो जो कंपनी है ए लिमिटेड, जो अब कॉर्पोरेट डेटर बन चुकी है, तो पैन नंबर उसी कंपनी का लगेगा, उसी कॉर्पोरेट डेटर का। इन बंदों को अपना पैन नंबर नहीं देना है। हाँ, ऑथराइज सिग्नेटरी बनने के लिए जो आईडी प्रूफ देते हैं उसमें दे दे, कोई दिक्कत नहीं। जीएसटीआईएन नंबर में पैन नंबर किसका होगा, जो नया जीएसटीआईएन नंबर मिलेगा उसमें जो 10 डिजिट पैन नंबर होगा वो किसका होगा, क्या इन प्रोफेशनल्स का होगा? नहीं, उस कॉर्पोरेट डेटर, उस कंपनी का होगा जो अब क्या बन चुकी है, कॉर्पोरेट डेटर। तो ये जो 7-8 पॉइंट्स यहां पे लिखे हुए हैं, ये मेरे हिसाब से एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मैंने आपको सारा बता दिया है। ध्यान रखना, सिचुएशन 1, सिचुएशन 2। सिचुएशन 1 क्या कहता है, अगर पहले से सारे कंप्लायंस हो रखे हैं टिल द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ दीज प्रोफेशनल पर्संस, तो नया नंबर लेने की जरूरत नहीं है। पढ़ते हैं, इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स, पेज नंबर 37.8, और रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स अपॉइंटेड टू अंडरटेक कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसीडिंग्स। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लास में क्या बोल रहे थे, सीआईआरपी, फॉर कॉर्पोरेट डेटर्स in terms of notification number 11/2020 dated 21st March। तो यही नोटिफिकेशन तो हम लोग पढ़ रहे हैं, पहला नोटिफिकेशन यही तो आया। कैन अप्लाई फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, पहला नोटिफिकेशन कब आया, जब फर्स्ट कोविड वेव स्टार्ट हुआ था मार्च 2020 में। कैन अप्लाई फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन ऑन जीएसटी पोर्टल ऑन बिहाफ ऑफ कॉर्पोरेट डेटर्स। लेकिन क्या हर सिचुएशन में नया रजिस्ट्रेशन लेना है, आंसर इज नो। ठीक, ये सिचुएशन 1 सिचुएशन 2 डिस्कस कर दिया मैंने। कहां कहां रजिस्ट्रेशन लेना है, सर हर स्टेट, हर यूनियन टेरिटरी में लेना है जहां पर पहले से रजिस्ट्रेशन था उस कंपनी का, और कंपनी का ही पैन नंबर या सीआईएन नंबर के बेसिस पर रजिस्ट्रेशन लेना है। ठीक, वेयर द कॉर्पोरेट डेटर वॉज रजिस्टर्ड अर्लियर, कितने दिन के अंदर लेना है, विद इन 30 डेज। 30 डेज कहां से, फ्रॉम द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रोफेशनल रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स। और हमारे एग्जाम्पल में हमने डेट क्या ली थी, 1 जनवरी। हमने 1 जनवरी 2021 अपॉइंटमेंट डेट ली थी, तो यहां से 30 दिन के अंदर। सर 1 जनवरी 2021 लॉ नहीं है, ये हमारी क्लास का एग्जाम्पल है। ठीक, अच्छा, अब आप जब ऑनलाइन पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन लेंगे तो पोर्टल में कैटेगरी क्या लेंगे रजिस्ट्रेशन लेते समय, तो ये कैटेगरी होगी कॉर्पोरेट डेटर अंडरगोइंग द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस विथ आईआरपी आरपी। ये कैटेगरी सेलेक्ट करनी पड़ेगी। जैसे रजिस्ट्रेशन लेते समय कैटेगरी सेलेक्ट करनी पड़ती है ना, कि हम एनआरटीपी हैं या कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हैं, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, आईएसडी में रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, टीडीएस टीसीएस के लिए रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, ड्रॉप डाउन बॉक्स में तो ये सिलेक्शन लेना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन लेते समय। ठीक, सर डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस लिखना पड़ता है रजिस्ट्रेशन लेते समय, वो कौन सी डेट लिखेंगे, तो जिस दिन आईआरपी आरपी अपॉइंट हुए हैं वही डेट आपकी कमेंसमेंट डेट होगी बिजनेस की। सर ये जो पर्सन है आईआरपी आरपी, यही बनेंगे क्या, प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी। जो हम लोग जीएसटी के स्टेटमेंट फाइल करते हैं, जीएसटी की रिटर्न फाइल करते हैं पोर्टल पे ऑनलाइन, तो वो ऑथराइज सिग्नेटरी को वेरीफाई करना पड़ता है, अपना डिजिटल सिग्नेचर यूज करके डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है पोर्टल पे। तो वो हम किसको बनाएंगे, ऑथराइज सिग्नेटरी ही तो बनाएंगे इन प्रोफेशनल पर्सन को।
सर रजिस्ट्रेशन लेते समय प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस लिखना पड़ता है। तो इस कंपनी ने पुराने रजिस्ट्रेशन में जो लिखा था प्रिंसिपल प्लेस वही लिखोगे, जो एडिशनल प्लेस था वही लिखोगे। सर ए लिमिटेड ही तो अब क्या बन रही है, कॉर्पोरेट डेटर, ठीक है। तो अब 2 GSTIN नंबर है, पहले ए लिमिटेड का था, अब कॉर्पोरेट डेटर का है। तो जो आपने पहले प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस दिया था वही दे देना। सर नया रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन जो सबमिट होगा इलेक्ट्रॉनिकली होगा, पोर्टल पे होगा, DSC यूज होगा किसका, उन प्रोफेशनल पर्सन का जो 1 जनवरी को हमारे एग्जाम्पल में अपॉइंट हुए हैं। लाइफ में एक ही बार रजिस्ट्रेशन लेना है इनको, आगे जाके ये प्रोफेशनल पर्सन चेंज हो जाते हैं, जैसे ऑडिटर कंपनी में चेंज होते हैं, एक ऑडिटर जाता है दूसरा आता है। तो वैसे ही इस इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स में ये प्रोफेशनल पर्सन बीच में एग्जिट कर सकते हैं, नए आ सकते हैं। तो नए आएंगे तो सिर्फ ऑथराइज सिग्नेटरी चेंज होंगे, नया रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ पोर्टल पे जाके नॉन कोर अमेंडमेंट करके, होने थे हम लोग पढ़े हैं, सेक्शन 28 पढ़े हैं रजिस्ट्रेशन चैप्टर में, हम लोग सेक्शन 28 पढ़े हुए हैं क्लास के अंदर रजिस्ट्रेशन चैप्टर में। नॉन कोर अमेंडमेंट करना है, ऑथराइज सिग्नेटरी चेंज करना है खाली। सर वो पुराना जो प्रोफेशनल पर्सन है IRP, सर रिजोल्यूशन प्रोफेशनल 1 जा रहा है और नया वाला आ रहा है, लेकिन वो पुराना वाला जो जा रहा है ना, वो नए वाले को ऑथराइज नहीं कर रहा है और ना उसको लॉगिन आईडी पासवर्ड दे रहा है। कभी कभी ऐसा भी होता है, ठीक है। पोर्टल का मालिक मैं था, मैं छोड़ के चला गया और मैंने गुस्से से, रिलेशनशिप खराब हो गई थी तो मैंने यूजर आईडी पासवर्ड भी नहीं दिया। तो अब ये लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट ज्यूरिसडिक्शनल ऑफिसर को कांटेक्ट करेंगे, फिजिकली उनके ऑफिस में जाके एप्लीकेशन देके और वहां से चेंज करवा के खुद बन जाएंगे ऑथराइज सिग्नेटरी। ऐसा पॉसिबल है सर? हाँ, अगर ऑनलाइन पोर्टल पे ऑथराइज सिग्नेटरी को चेंज करना है तो जो बंदा जा रहा है वो नए बंदे को अप्रूव करेगा, यूजर आईडी पासवर्ड देगा, अब वो कर ही नहीं रहा है, तब नया बंदा मैनेज कैसे करेगा? तो नया बंदा डायरेक्ट कंसर्न्ड ज्यूरिसडिक्शनल ऑफिसर के पास जाके अपनी बात को रखेगा और वहां से बैक ऑफिस में उनके सिस्टम से ही चेंज करा लेगा, उसको वहां से नए यूजर आईडी पासवर्ड सब मिल जाएंगे। भाई लड़ाई थोड़ी ना करेंगे दोनों आपस में मिलकर, कंपनी का तो काम करना है। तो कुछ लोग अनप्रोफेशनल बिहेवियर, अब जैसे मान लो मेरे ऑफिस में ईमेल आईडी है मान लो स्टाफ के पास, और उसने अपना यूजर आईडी पासवर्ड बना के ईमेल आईडी चला रहा है। अब मान लो मेरा नया स्टाफ आ गया, पुराना वाला स्टाफ उसको यूजर आईडी पासवर्ड दे ही ना, तो मुझे मजबूरी में नया ईमेल क्रिएट करना होगा ना, समझ रहे हो? मेरे यहां मान लो एक भरोसेमंद स्टाफ था, फिर हमने बोला कि चलो तुम अपना एक आईडी तुम ही क्रिएट कर लो SATC के नाम पे और बच्चों से सर्विस दो बच्चों को। अब वो छोड़ के जब गया तो उसने यूजर आईडी पासवर्ड हमें नहीं दिया, तब क्या करेंगे? नया आईडी तो क्रिएट करेंगे। तो वैसे यहां हो गया, अगर वो हेल्प करता है जो जाने वाला प्रोफेशनल है आने वाले प्रोफेशनल को, तब तो ऑनलाइन ही चेंज हो जाएगा ऑथराइज सिग्नेटरी, नहीं तो आप कंसर्न्ड ज्यूरिसडिक्शनल एरिया के ऑफिसर से जाके उसके ऑफिस में मिल लो, ठीक है। सर एक जजमेंट भी है अपने इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में, केस लॉ मानसी ऑयल्स एंड ग्रेन्स का 2020 का, ठीक है, अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग वेस्ट बंगाल का ये जजमेंट भी है। क्या कहता है? इट इज हेल्ड दैट द सेल ऑफ एसेट्स ऑफ अ कॉर्पोरेट डेटर बाय NCLT अपॉइंटेड लिक्विडेटर इज अ सप्लाई ऑफ गुड्स बाय द सेड लिक्विडेटर हु इज रिक्वायर्ड टू टेक रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 24। तो अगर NCLT ने लिक्विडेटर अपॉइंट किया है, कोई कंपनी डिफॉल्ट कर रही है और उसका कॉर्पोरेट डेटर वो बन चुकी है, अब उसके एसेट्स को वो लिक्विडेटर सेल कर रहा है, तो इट इज द, ये जो अब एसेट को सेल कर रहा है तो उसकी GST लायबिलिटी किसके पास आएगी? उस लिक्विडेटर पे आएगी और उस लिक्विडेटर को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। 1 मार्क्स के लिए इसको एग्जाम में ध्यान रखना है, ठीक। अब चलिए फर्स्ट पेज पे, तो ये पेज यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक। थोड़ा सा मैं आपको कटिंग भी कराऊंगा, कुछ चीजें हैं जो रेलिवेंट अब नहीं रहेंगी इतना पढ़ाने के बाद, ठीक है, वो मैं आपको कट भी कराऊंगा। काफी सारी चीजें इसमें हम लोग अब पढ़ चुके हैं, काफी सारे चीजें इसमें रिपीट हो रही हैं, तो मैं इसको अभी क्रॉस करवाऊंगा आपके सामने, मतलब इसकी समरी 1 पेज के अंदर बन जाएगी अब पढ़ने के बाद। काफी सारी बातें रिपीट हो रही हैं। एक ये आपको 3-4 लाइन लिखना पड़ेगा, ये जो नोटिफिकेशन आए हैं, सर्कुलर आया है कि भाई एक कंपनी जब इंसॉल्वेंसी में जाएगी, कॉर्पोरेट डेटर बनेगी, नए प्रोफेशनल अपॉइंट होंगे, तो इस प्रोसेस को फॉलो करना है। तो ये राइट गवर्नमेंट के पास आता कहां से है?
तो गवर्नमेंट के पास राइट आता है सेक्शन 148 से। इसको लिखिए अपने रजिस्टर पे। गवर्नमेंट को राइट दिया गया है सेक्शन 148 में कि आप टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन इशू करके नए नए प्रोसीड्योर रजिस्ट्रेशन के, रिटर्न फाइल के, टैक्स पेमेंट के दे सकते हैं अगर कहीं पे दिक्कत हो रही है तो। गवर्नमेंट ठीक नोटिफाई कर सकती है सर्टेन क्लासेस ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन एंड स्पेशल प्रोसीड्योर दे सकती है फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन, रिटर्न फाइलिंग, टैक्स पेमेंट एंड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस। इसी सेक्शन के कारण नोटिफिकेशन इशू हुए 2 मार्च में और मई में। और नोटिफिकेशन से कंफ्यूजन ना हो, उसको दूर करने के लिए, लोगों को वो नोटिफिकेशन ठीक से समझ में आए, उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या इशू किया? सर्कुलर। एक मार्च में नोटिफिकेशन के ठीक बाद और एक मई में नोटिफिकेशन के ठीक बाद। लेकिन नोटिफिकेशन इशू करने का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को कौन देता है? कि ये जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट हुए हैं, इनको रजिस्ट्रेशन लेना होगा, इनको जीएसटीआई नंबर लेना होगा, कंपनी के बिहाफ में कंप्लायंस अलग से करना होगा, ये सब पावर मिलता कहां से है सेंट्रल गवर्नमेंट को? तो सेक्शन 148 से। सीजीएसटी एक्ट है आपके सामने, लिखिए इसको। डन। लिखा आप लोगों ने? चलिए सर, अब वैल्यू एडिशन थोड़ी 1-2 जगह है, बाकी आप सब बात पढ़ चुके हैं। ठीक, ये आप पढ़ चुके। इधर आ जाते हैं। ये आप पढ़ चुके। एज पर इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016 वंस एंटिटी डिफॉल्ट सर्टेन थ्रेशोल्ड लिमिट्स, मैंने बोला शायद 1 करोड़ है, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और कंपनी और उसके एसेट को मैनेज करने का राइट किसके पास चला जाता है? इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स के पास। अब कंपनी के बिजनेस को ये चलाएंगे, ये ऑपरेट करेंगे एज ए गोइंग कंसर्न। सारे लॉ का कंप्लायंस यही प्रोफेशनल करेंगे। कब तक? जब तक इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स कंप्लीट नहीं हो जाती और एनसीएलटी का ऑर्डर नहीं पास हो जाता। तो अब फिर इसी क्या कह रहा है यहां पे? रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लायंस ऑफ ऑल द लॉ। तो फिर उसके अंदर जीएसटी भी आएगा ना। तो जीएसटी के कंप्लायंस के लिए फिर क्या हुआ? सेक्शन 148 को यूज करके गवर्नमेंट ने प्रोसीड्योर दिया कि भाई किस तरीके से कंप्लायंस होगा फॉर द कॉर्पोरेट डेटर्स हु आर अंडरगोइंग सीआईआरपी अंडर द प्रोविजंस। क्या कहता है? जो कॉर्पोरेट डेटर है जिस पर इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग से स्टार्ट हो गई, उसको डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा। यानी ए लिमिटेड और जो अब एंटिटी है ये जिसका इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गया, ये दोनों को अलग अलग पर्सन माना जाएगा। यानी 2 नंबर ले सकते हैं, दोनों ए ही लिमिटेड है। फैक्ट क्या है? ए लिमिटेड को मैनेज उसके डायरेक्टर कर रहे थे, पहले उसकी मैनेजमेंट थी। अब ए लिमिटेड क्या बन गई है? कॉर्पोरेट डेटर, और उसको मैनेज करने वाले कौन लोग हैं? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स, इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स। तो जो इस प्रोसेस से पहले वाली एंटिटी है और इस प्रोसेस के अंदर जो ये अब क्या बन गई? कॉर्पोरेट डेटर, इनको हम क्या कहेंगे? डिस्टिंक्ट पर्सन। और डिस्टिंक्ट पर्सन कहते ही क्या होगा?
अब अलग पर्सन हो गए ना, ये अलग पर्सन कहलाते ही क्या होगा, 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन ले लेगा। कौन? आईआरपी और आरपी, उस कॉर्पोरेट डेटर का, हर स्टेट में, हर यूनियन टेरिटरी में। ठीक, कुछ थोड़ी सी रिक्वायरमेंट मॉडिफाई हुई थी लास्ट ईयर कोरोना के कारण, जो कि अब जरूरत नहीं है। सर शुरू में कोरोना जो कोविड पीरियड था उस समय नोटिफिकेशन आने के बाद 30 दिन पहले ही खत्म हो जा रहा था, तो गवर्नमेंट ने एक डेडलाइन दी थी 30 जून 2020 की, लेकिन अब उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, आपके एग्जाम में इतना पुराना क्वेश्चन नहीं आएगा मार्च 2020 का, तो ठीक है, उसको हम आगे पढ़ लेंगे। लेकिन हाँ, अब नया रजिस्ट्रेशन लेना की जरूरत पड़ेगी किसको? आईआरपी और आरपी को, और वही अब सारे कंप्लायंस करेगा। रिटर्न फाइल, जीएसटी पे करना, GSTR-1 फाइल करना, GSTR-3 भी फाइल करना। लेकिन ये किस पीरियड के लिए करेगा? 1 जनवरी 2021 ऑनवर्ड्स, हमारे एग्जाम्पल में CIRP पीरियड। और कब करेगा? जब वो पीछे डिफॉल्ट हो रखा है जुलाई से लेकर दिसंबर तक का। आगे जो नोटिफिकेशन आ रखा है 39, उसमें लिखा हुआ है कि अगर कॉर्पोरेट डेटर ने पहले कोई डिफॉल्ट नहीं कर रखा है जीएसटी का, यानी हमारे एग्जाम्पल में दिसंबर 2020 तक, तो फिर नया नंबर लेने की जरूरत नहीं है, पुराने नंबर से ही कंप्लायंस चलता रहेगा। खाली कंप्लायंस करने का काम कौन करेगा? 1 जनवरी 2021 से हमारे एग्जाम्पल में कौन करेगा? आईआरपी और आरपी। इतना ही तो है। मैनेजमेंट चेंज हो रही है ना, देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, मैनेजमेंट ऑफ सच एंटिटी कॉर्पोरेट डेटर, हमारे एग्जाम्पल में ही लिमिटेड एंड इट्स एसेट्स वेस्ट विद द प्रोफेशनल्स, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स। तो हमारे एग्जाम्पल क्या तारीख ली हमने? 1 जनवरी 2021। तो 1 जनवरी 2021 से सारे कंप्लायंस ये लोग करेंगे, इंक्लूडिंग जीएसटी कंप्लायंस। ठीक, लेकिन फैक्ट क्या था हमारे एग्जाम्पल में? जुलाई से लेकर दिसंबर 2020 तक का तो कंप्लायंस ही नहीं हो रखा है, तो फिर जनवरी से कैसे होगा कंप्लायंस? तो नया नंबर के थ्रू होगा, क्योंकि पुराने नंबर के थ्रू तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पोर्टल बोलता है जनवरी का फाइल करने से पहले दिसंबर का फाइल करो, दिसंबर का फाइल करने से पहले नवंबर का करो, वो तो होगा नहीं, क्योंकि पुरानी एंटिटी जो थी वो डिफॉल्ट में हो गई है। तभी तो अब आईबीसी कोड लग गया। जो डिफॉल्ट हो गया, उसका कंप्लायंस थोड़ी ना वो लोग करेंगे। हम लोग क्या पढ़ते हैं, जब रिटर्न आप फाइल ना करो, टैक्स ना जमा करो, तो सेक्शन 29 क्या कहता है? आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा। पढ़ते ना ये सब? तो चलिए सर, ये पेज भी कंप्लीट। अब अमेंडेड लाइन, मैंने जो अमेंडमेंट आई है दूसरे वाले नोटिफिकेशन, जो मई में अमेंडमेंट आई थी, वो इसमें इंसर्ट कर दी है। यहाँ पे पहला नोटिफिकेशन मार्च में आया और इसमें अमेंडमेंट आई मई में। तो मई में जो अमेंडमेंट आई है वो मैंने इसको यहाँ पे मॉडिफाई कर दिया है, यहाँ मॉडिफाई कर दिया है। ठीक है, ये टेक्स्ट है किसका? नोटिफिकेशन, अमेंडेड नोटिफिकेशन। ठीक है, बोला सर अगर एग्जाम के लिए इस 2 नोटिफिकेशन में से एक नोटिफिकेशन नंबर याद करना पड़े तो कौन सा याद करेंगे? मार्च वाला याद करना है, मार्च वाला। ठीक है, ये वाला, और ऐसे लिखना है एज अमेंडेड ब्रैकेट में, एज पर नोटिफिकेशन नंबर 11/2020 सीटी डेटेड 21 मार्च 2020 एज अमेंडेड। ये लिखने से आपको जो दूसरा मई में आया था उसको पढ़ने और याद करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसमें वही लिख रहा है कि 148 की हेल्प से कॉर्पोरेट डेटर्स जिसके लिए अपॉइंटमेंट हो चुकी है, किसकी? इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स की या रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स की, उनके लिए हम स्पेशल प्रोसीड्योर देते हैं। और वो प्रोसीड्योर कब तक चलता रहेगा? जब तक ये CIRP प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक, यही लिखा हुआ है बेसिकली इसमें, फॉलो द स्पेशल प्रोसीड्योर फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। आप इसको चाहो तो हाईलाइट कर लो, फॉलो द फॉलोइंग स्पेशल प्रोसीड्योर। कब से? हमारे एग्जाम्पल में 1 जनवरी 2021 से, जिस दिन उसका अपॉइंटमेंट था। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा से कि रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स की अपॉइंटमेंट जनवरी 21 में हुई है, तो क्या उसे दिसंबर का कंप्लायंस करना है, नवंबर का कंप्लायंस करना है, अक्टूबर का कंप्लायंस करना है? नहीं करना है। क्या उसको नया नंबर लेना है? हाँ लेना है, क्योंकि पुराने कंप्लायंस नहीं हो रखे हैं। कितने दिन के अंदर लेना है? 30 दिन के अंदर लेना है। पैन नंबर किसका लगेगा? कॉर्पोरेट डेटर का लगेगा। आगे अगर ये आरपी चेंज हुए तो नया नंबर लेना होगा? नहीं, खाली ऑथराइज सिग्नेटरी चेंज करना होगा। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में आपके बनेंगे। यहां साफ साफ कह दिया है कि अगर कॉर्पोरेट डेटर ने पहले डिफॉल्ट नहीं कर रखा है, किसके अपॉइंटमेंट से पहले? आईआरपीओ और आरपी के अपॉइंटमेंट से ठीक पहले, यानी दिसंबर तक सारे कंप्लायंस कर रखे हैं, GSTR-1 के 3B के सारे टैक्सेस प्रॉपर पे कर रखे हैं, तो नया नंबर लेने की जरूरत नहीं है। लिखा हुआ है साफ साफ लिखा हुआ है, नया नंबर लेने की जरूरत नहीं है। शैल नॉट इंक्लूड, यानी ये जो प्रोसीड्योर है जिसमें हम नए नंबर लेने की बात यहां पे कह रहे हैं, यहां पे
इसके अंदर वो बंदा नहीं है, कौन? कॉर्पोरेट डेटर, जिसने सारे कंप्लायंस जीएसटी के कर रखे हैं। कब तक? अप टू द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ आईआरपी और आरपी, यानी हमारे एग्जाम्पल में दिसंबर तक। और यहां वही बात लिख रहा है, हर स्टेट, हर यूनियन टेरिटरी में आईआरपी को अपनी अपॉइंटमेंट डेट से 30 दिन के अंदर, और या फिर 30 जून 2020, जो किसकी अब जरूरत नहीं है, विच एवर इज लेटर। भाई नोटिफिकेशन कब का है? मार्च का। तो अगर मार्च में ये नोटिफिकेशन आया है तो उस समय अगर रजिस्ट्रेशन लेना है तो उसकी लास्ट डेट क्या थी? 30 जून। मान लो ये नोटिफिकेशन मार्च में आया, तुम्हारी अपॉइंटमेंट अप्रैल में हुई है, अप्रैल 2020 में, तो तुम्हारे लिए 30 दिन नहीं, तुमको कब तक रजिस्ट्रेशन लेना होगा? 30 जून तक। लेकिन हमारे एग्जाम्पल में हमने क्या लिया है डेट? 1 जनवरी 2021, तो उसके लिए तो 30 ही दिन एग्जाम में याद रखना है। ऐसे भी मैं क्या कर रहा हूं, ये 30 जून याद रखने की जरूरत नहीं है, खाली इतना याद रखना कि आईआरपी और आरपी अपॉइंट होते हैं तो उसके अपॉइंटमेंट डेट से 30 दिन के अंदर उनको कॉर्पोरेट डेटर के पैन नंबर की हेल्प से, कॉर्पोरेट डेटर के हर स्टेट, हर यूनियन टेरिटरी में जहां जहां उसका पहले से रजिस्ट्रेशन चल रहा था, हर जगह उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा टू कंप्लाई। रजिस्ट्रेशन कब लेना पड़ेगा? जब पहले वाले कंप्लायंस 3-4 महीने के नहीं हो रखे हैं, उसके अपॉइंटमेंट डेट से पहले वाले मंथ तक की सारी कंप्लायंस हो रखी है तो रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। सर अब जैसे ये रजिस्ट्रेशन लेगा तो इसकी फर्स्ट रिटर्न फाइल होगी। सेक्शन 40 में जो हम लोग जनरली रिटर्न चैप्टर में पढ़ते हैं, पहली रिटर्न जो फाइल होती है वो जिस मंथ में रजिस्ट्रेशन होता है वो जो महीना ड्यू होता है, और लेकिन उसमें डेटा कहां से लेते हैं? जब से तुम लाइबल थे। हम लोग क्लास में पढ़ते हैं ना रजिस्ट्रेशन के, जब से तुम लाइबल थे, ही बिकम्स लाइबल। और किस दिन होती है उसकी लाइबिलिटी? स्टार्ट कब से होती है? नॉर्मल हम लोग क्लास में क्या पढ़ते हैं? जिस दिन तुम्हारा टर्नओवर 20 लाख क्रॉस करता है, या 10 लाख क्रॉस करता है, या 40 लाख क्रॉस करता है। नॉर्मली हम लोग रजिस्ट्रेशन चैप्टर में क्या पढ़ते हैं? तुम्हारे रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन की लाइबिलिटी जो स्टार्ट होती है कब? जब थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस करता है 10, 20 या 40। इसमें कब? जिस दिन तुम्हारी अपॉइंटमेंट होती है। ये डेट, ही बिकम्स लाइबल टू रजिस्ट्रेशन। कौन? ही कौन है यहाँ पे? वो प्रोफेशनल पर्सन, आईआरपी, आरपी। और वो किस दिन लाइबल होता है? डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, जिस दिन उसकी अपॉइंटमेंट होती है। सिंपल, ठीक। आईटीसी के कुछ पॉइंट्स हैं यहां पे, ठीक है, उसको मैं भी एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। आईटीसी के कुछ पॉइंट हैं। मेरी अपॉइंटमेंट कब हुई है? 1 मार्च 2021 को। मैं कौन हूं? इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल या रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। फिर मैंने क्या किया? 25 जनवरी 2021 को 30 दिन के अंदर मैंने एप्लीकेशन लगा दी न्यू GSTIN की फॉर कॉर्पोरेट डेटर। अभी तक इसके पास पुराना ही नंबर चल रहा है। कौन है हमारे एग्जाम्पल में? ए लिमिटेड। सर ए लिमिटेड के पास ओल्ड GSTIN नंबर है, चल ही रहा है ना अभी तक? ओल्ड GSTIN नंबर तो चल ही रहा है, जनवरी चल रहा है, 25 जनवरी को मैं अप्लाई कर रहा हूं। अब मान लो ये नंबर आता है मेरे पास कब? 10 फरवरी 2021 को न्यू GSTIN इज अलॉटेड टू इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल और रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। ठीक है, तो अब इस पीरियड में यहां से लेकर यहां तक जो परचेज हुई है इनपुट, उस पे तो ओल्ड GSTIN नंबर लिखा हुआ होगा ना, समझ रहे हो? क्योंकि नया वाला तो आया ही नहीं था, लेकिन कंपनी का बिजनेस चल रहा था पुराने नंबर के बेसिस पे। तो क्या इसका आईटीसी मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगा। किसको मिलेगा? न्यू किसको मिलेगा? ओल्ड वाले को मिलेगा? नहीं, न्यू GSTIN जो नंबर है पोर्टल पे, उसके अंदर इसका आईटीसी ले लेना। सर इस पीरियड में सप्लाई भी तो हुआ होगा। सप्लाई किसकी हेल्प से? ओल्ड GSTIN नंबर की हेल्प से। तो जो बायर हैं, बायर यानी कस्टमर, क्या उनको आईटीसी मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगा, आईटीसी मिल जाएगा। ठीक है, जबकि नंबर कौन सा लिखा था? पुराना वाला। सर अब क्या करेंगे? एक कंपनी है यहां ए लिमिटेड, एक कंपनी है, इसके पास पुराना वाला GSTIN नंबर है। अब ये यहां पर ठीक इस दिन क्या बन चुकी है? कॉर्पोरेट डेटर, क्योंकि इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हो चुकी है इसकी।
कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। अपॉइंट हो गए कौन? ये प्रोफेशनल पर्सन। तुरंत थोड़ी ना नंबर मिलता है। तो मान लो 30 दिन का टाइम था, इन्होंने 25 जनवरी को अप्लाई किया। अब क्या बिजनेस बंद कर देंगे? नहीं, बिजनेस पुराने नंबर से चल रहा होगा। तो पुराने नंबर से जो परचेज सेल चल रही है उसका क्या होगा? परचेज पर आईटीसी मिलेगा, नए नंबर मिलने के बाद आईआरपी को मिलेगा, आईटीसी मिलेगा और नए नंबर वाले पोर्टल पे मिलेगा। यूजर आईडी पासवर्ड जब नए पोर्टल पे हम नए नंबर के साथ जाएंगे तो उसके अंदर आप इसका आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। और इस पीरियड में पुराने जीएसटीआई नंबर के हेल्प से जितने भी सप्लाई तुमने आगे किए हैं वो सब आगे वालों को क्या मिलेगा? आईटीसी मिलेगा। तो ये देखो हम लोग क्या पढ़ते हैं, आईटीसी लेने के लिए जीएसटीआईएन नंबर सेम होना चाहिए। वो आईटीसी लेने के लिए वो अपने जीएसटीआर 1 में रिपोर्ट करेगा डेटा, और इधर हमारे जीएसटीआर 2A 2B में दिखना चाहिए। ये सब हम लोग आईटीसी की क्लास में और रिटर्न की क्लास में पढ़ते हैं, है ना। तो अब यहां तो क्या हो रहा है, एंटिटी जो है जो जनवरी में, जनवरी का जो ये सेल है, जनवरी का जो बिजनेस है सेल परचेज, वो तो नए नंबर पे होना चाहिए था। लेकिन नया नंबर तो मिला कब है? 10 फरवरी को। और जो ट्रांजैक्शन हो गए किस पे? पुराने नंबर पे। ट्रांजैक्शन पुराने नंबर पे हो गए। तो अब क्या करेंगे? आईटीसी नहीं मिलेगा? नहीं, आईटीसी मिलेगा। तो वही प्रोविजंस यहां पे लिखे हुए हैं, यहां पे वही सब चीज यहां लिखी हुई है, आईटीसी मिलने वाली। The said class of persons shall in his first return be eligible to avail ITC on the invoices covering the supply of goods or services or both received since his appointment, यानी 1 तारीख के बाद वाली परचेज। बट बियरिंग, बट उस पे बियरिंग क्या था? पुराना नंबर, जीएसटी नंबर, पुराना नंबर लिखा था, लेकिन परचेज उसके अपॉइंटमेंट के बाद वाली थी, आईटीसी ले लेगा। और जो हमने माल बेचा है पुराने नंबर के साथ लोगों को, क्या वो लोग आईटीसी ले लेंगे? हाँ ले लेंगे। बस इतना ध्यान रखना है। थोड़ा सा मिसमैच होगा, हम लोग आईटीसी चैप्टर में पढ़ते हैं ना, आईटीसी लेने के लिए जीएसटीआईएन नंबर सही होना चाहिए, तो नहीं अवेलेबल है। तो फिर इसीलिए बोला कि वो लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी। सेक्शन 16 की 4 में जो लिमिट थी कि सितंबर तक आप क्रेडिट ले लेंगे, वो लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी। सेक्शन रूल 36(4) में था कि वो जीएसटीआईआर 1 में रिफ्लेक्ट होना चाहिए, 5% वाला जो नियम है, 5-10 वाला, वो सब रूल यहां अप्लाई नहीं होंगे। एग्जाम के लिए ये पॉइंट्स उतने रेलिवेंट नहीं है। खाली जो क्रक्स याद रखना है आपको, मतलब वो लैंग्वेज याद मत रखना है एग्जाम के लिए, ये क्रक्स याद रखना है आपको कि 1 जनवरी से लेकर 10 फरवरी तक के बीच में जो सेल परचेज हुआ है, जो हमने सेल की तो सामने वाले को आईटीसी मिलेगा। पोर्टल पे भले मिसमैच हो रहा होगा लेकिन मिल जाएगा, मैनुअली दे देंगे। और जो हमने परचेज की है क्या उसका आईटीसी नई एंटिटी नए नंबर को मिलेगा? मिलेगा। जबकि ट्रांजैक्शन किस नंबर की हेल्प से हुआ है? पुराने नंबर की हेल्प से हुआ है, नया नंबर तो आने वाला है। और सर दिसंबर का कुछ नहीं करेंगे, दिसंबर की आईटीसी, मान लो तुमने दिसंबर नवंबर का कोई कंप्लायंस नहीं कर रखा है तो उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। ये जनवरी से बात हो रही है, क्योंकि अपॉइंटमेंट कब से हुई है आईआरपी की? जनवरी से। और 30 दिन के अंदर उन्हें एप्लीकेशन दे दी और नया नंबर ले लिया। तो ये इंटरिम पीरियड है जिसके बीच के ट्रांजैक्शंस को लीगलाइज कर दिया गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन के अंदर। सर गलती से क्या कहता है ये पॉइंट, अगर गलती से पुराने नंबर की हेल्प से मैंने कोई जीएसटी जमा किया है, करना चाहिए था नया नंबर लेके, मालूम था नहीं, नोटिफिकेशन पढ़ा नहीं। आईआरपी और आरपी ने अपनी अपॉइंटमेंट के बाद पुराने नंबर की हेल्प से पैसा जमा करा दिया कैश लेजर में, तो अब उसको वो रिफंड ले सकता है, क्योंकि उसको सारे कंप्लायंस किसके नंबर से करने हैं? नए नंबर से करने हैं। ये उसको थोड़ा आइडिया नहीं था। आईआरपी और आरपी अपॉइंट कब हुआ हमारे एग्जाम्पल में? 1 जनवरी को। उसने क्या किया? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर यूज करके पुराना नंबर में ही बैंक अकाउंट ऐड करा के रुपया जमा कर दिया। जबकि हमने अभी अभी क्या पढ़ा, इस आईआरपी आरपी को सारे कंप्लायंस किस नंबर से करने हैं? नए नंबर से। पैसा जमा करा दिया कैश लेजर में किस नंबर से? पुराने नंबर से। तो हम लोगों ने क्लास से पढ़ा हुआ है ना कि नए नंबर मतलब 2 जीएसटीआई नंबर हो तो उसमें आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पैसा ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्रेडिट लेजर से पैसा ट्रांसफर नहीं कर सकते। रजिस्ट्रेशन चैप्टर में ही पढ़ा हुआ है कि अगर मेरे पास 2 ब्रांच है इंडिया में या दिल्ली में ही 2 ब्रांच है, दोनों का जीएसटीआई नंबर अलग अलग है, तो दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अलग रखना पड़ेगा, दोनों का इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर अलग रखना पड़ेगा। तो भैया हमने तो पैसा जमा करा दिया था कैश लेजर में, उसका क्या करें? रिफंड ले लो।
तो ये एक पॉइंट याद रखना एग्जाम के लिए कि अगर आईआरपी आरपी ने पुराने नंबर पे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में बैंक से पैसा ट्रांसफर कर दिया है तो उसका क्या होगा, रिफंड ले लो। क्यों? क्योंकि आईआरपी आरपी को नए नंबर से सारे कंप्लायंस करने पड़ेंगे। और इसके लिए क्या याद रखना है, सिंपल, इसके लैंग्वेज को मत याद करना, सिंपल ये ध्यान रखना कि भाई जब मेरी अपॉइंटमेंट हुई थी और जब मुझे नया नंबर मिला उस बीच में मैंने जितनी भी परचेज की है पुराने नंबर पे उस सब का आईटीसी मुझे मिलेगा, हाँ ना मिलेगा, मिलेगा, इस तरीके से याद रखना। ये कंप्लीट। अब यही बातें सर्कुलर में रिपीट कर रहा है, तो सर्कुलर में रिपीट कर रहा है तो इसको अब पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं सारा कुछ समझा चुका हूं आपको। सर्कुलर अब पढ़ने की जरूरत नहीं है, वही सब बातें रिपीट हो रही हैं एज अ क्लैरिफिकेशन। मैं बता चुका हूं, इसमें मैं काट देता हूं, उसके बाद मैं कुछ कुछ चीजें ही बताऊंगा। इसको काट देते हैं। कैश लेजर से रिफंड लेंगे, बता चुका। आईटीसी ले लेंगे, हो सकता है पोर्टल पे डेटा अवेलेबल ना हो फिर भी आपको आईटीसी मिलेगा। हमने जिसको माल बेचा है वो भी आईटीसी ले लेगा जबकि हमने माल पुराने नंबर से बेचा है। फर्स्ट रिटर्न अभी बताया सेक्शन 40, तो इसको यहां सर्कुलर से देखो, जो चीज हमने अभी नोटिफिकेशन में पढ़ी ना वही चीज यहां सर्कुलर में रिपीट हो रही है, तो इसको अब पढ़ने की यहां पे जरूरत नहीं है। सर 30 दिन वाली बात मैंने आपको बता दी है, 30 दिन और 30 जून विच एवर इज लेटर, ये मैंने बता दी है। बता तो ये भी मैंने दी है। ये वाला इंपॉर्टेंट है क्या, जो मैंने आपको बताया कि अगर कॉर्पोरेट डेटर ने पुराने सारे कंप्लायंस कर रखे हैं अप टू द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ आईआरपी आरपी तो उसको नया नंबर लेने की जरूरत नहीं है, वो यही लिखा हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और बाकी जो मैंने बताया कि आईआरपी पुराना वाला चला जाएगा, नया वाला आएगा, तो फिर सिर्फ नया नंबर लेने की जरूरत नहीं है, ऑथराइज सिग्नेटरी चेंज करना है, वो मैं आपको ऑलरेडी पेज नंबर 8 में उधर जाके पढ़ा चुका हूं, तो इसको पढ़ने की दोबारा जरूरत नहीं है। पेज नंबर 8 में मैं पढ़ा चुका हूं, तो जो कट कर दिया उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी क्लास के अंदर कहीं ना कहीं वो कवर हो चुके हैं पॉइंट्स। तो पेज नंबर 1, 2, 3 पे थोड़ा सा 10 मिनट इसमें लगेगा, इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। और बाकी इसको एक बार नोट कर लो पहले। 1 जनवरी को अपॉइंटमेंट हुई है आईआरपी की, 25 जनवरी को उसने अप्लाई किया, 10 फरवरी को नया नंबर आया, लेकिन वो इस बीच में ट्रांजैक्शन पुराने नंबर से कर चुका है, तो क्या उसको परचेज पर आईटीसी मिल जाएगा? पुराने नंबर की परचेज पर मिल जाएगा, उतना आईटीसी वो ले लेगा, प्रूफ अपने पास रखेगा। और इस बीच में हमने जितने लोगों को सेल की है कस्टमर को, क्या वो लोग भी आईटीसी ले लेंगे? ले लेंगे, प्रूफ रखेंगे, प्रूफ रखेंगे, आईटीसी ले लेंगे। ये चीज किससे कनेक्टेड है? पेज नंबर 37.3 जो आईटीसी के पॉइंट नंबर 1 और 2 है। डन। वीडियो रोक के लिख चुके, थोड़ा सा नीचे। डन। चलिए सर, ये भी लिख लिया आप लोगों ने, कॉन्सेप्ट तो हो चुका है ना। अब है इसमें कि ये सर्कुलर क्या क्लैरिफाई करता है। जो पहला सर्कुलर मार्च में इशू हुआ था वो क्या कहता है? जस्ट मार्च में नोटिफिकेशन है, उसके ठीक बाद सर्कुलर। हाउ आर द ड्यूज अंडर जीएसटी फॉर प्री सीआईआरपी पीरियड? प्री सीआईआरपी यानी आईआरपी और आरपी के अपॉइंटमेंट से पहले का पीरियड, यानी ऐसे समझो हमारे एग्जाम्पल में, हम जो क्लास में एग्जाम्पल ले रहे हैं उसमें जुलाई से लेकर दिसंबर, हमारा जो एग्जाम्पल चल रहा है उसमें जुलाई
2020 से लेकर दिसंबर 2020 का जो ड्यूज है, क्या इसके लिए आईआरपी और जो आरपी है वो रिस्पॉन्सिबल होगा? नहीं। तो नॉर्मल क्लेम करेगी गवर्नमेंट एज अ ऑपरेशनल डेट। फर्स्ट चार्ज जो हमने पढ़ा था, फर्स्ट चार्ज का राइट मिलता है, वो यहां पर नहीं मिलेगा। इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ आईबीसी एंड द वेरियस लीगल प्रोनाउंसमेंट ऑन द इशू, नो कोएर्सिव एक्शन। होता ना कि मैं तुम्हारे एसेट्स को बेच दूंगा और अपनी जीएसटी की रिकवरी कर लूंगा, वो सब नहीं कर पाएंगे जैसे इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हो जाएगी। जीएसटी कोएर्सिव, कोएर्सिव का मतलब है कि जीएसटी डिपार्टमेंट के लोग आएंगे, तुम्हारे बैंक को अटैच कर देंगे, तुम्हारी प्रॉपर्टी बेचना शुरू कर देंगे और फिर जीएसटी की रिकवरी करेंगे, ऐसा वो कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि केस कहां आ चुका है? सीआईआरपी में आ चुका है। सीआईआरपी स्टार्ट होने के बाद आईबीसी कोर्ट जैसा कहेगा वैसा पेमेंट होगा। 1 तारीख को अपॉइंटमेंट हो चुकी थी, उसके पहले जीएसटी के पास 6 महीने टाइम था रिकवरी करने का। सर अब इसमें इसे जीएसटी ड्यूज को क्या कहा गया? ऑपरेशनल डेट। ये एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है तो आ सकता है, खासकर सीएमए स्टूडेंट, क्योंकि इतना डिटेल्ड सीए के सिलेबस में नहीं है। ठीक। और मैं अपनी क्लास, हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन सीएमए स्टूडेंट का होता है, उसके लिए क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं। सीए के स्टूडेंट के लिए तो बहुत कम चीजें दे रखी हैं स्टडी मॉड्यूल में, इतना डिटेल में नहीं है। अच्छा, इसके लिए अब क्या करेगा? जो जीएसटी ऑफिसर है वो डिटेल्स लेगा कॉर्पोरेट डेटर ई लिमिटेड से कि भैया तुम अपने सप्लाई, परचेज और टैक्स ड्यूज वगैरह की डिटेल दो, ताकि मैं क्लेम बना के एनसीएलटी में जमा करूं कि मुझे ना अपने ड्यूज इतने चाहिए। ठीक है। अच्छा, जितने भी एक्शन होते हैं ना, कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स और लीगल प्रोसीडिंग्स होती है कंपनी के ऊपर, वो रुक जाती है जैसे ही किसमें आते हैं ये लोग? आईबीसी कोड के अंदर। जैसे ही सीआईआरपी प्रोसेस में आते हैं, इम्यूनिटी मिल जाती है कि जो भी केसेस चल रहे हैं किसी भी कोर्ट में, किसी भी एक्ट में, वो सब रुक जाएंगे। सबके ऊपर हावी हो जाएगा कौन? आईबीसी। आईबीसी यानी आपका जो ये इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड है, ये जो कहेगा 2016 आईबीसी 2016 वही काम करेगा। बाकी एक तरह से समझो मेरे ऊपर काफी सारे केसेस चल रहे थे, अलग अलग लॉ के, अलग अलग एक्ट के, फैक्ट्री एक्ट का, तो लेबर एक्ट का, तो है ना इनकम टैक्स का, जीएसटी का, कस्टम का। अब जैसे ही मेरी कंपनी एनसीएलटी में चली गई, बैंक्रप्सी में, इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स में, सब रुक जाएंगे। वही चीज यहां लिखी हुई है कि जितने भी केसेस चल रहे हैं डिफरेंट कोर्ट्स में, डिफरेंट एक्ट में, वो सब रुक जाएंगे एज इट इज, मतलब कुछ भी इम्पोज्ड नहीं होगा। ठीक है। कोई भी एक्शन क्या होगा? मेरे ऊपर रुक जाएगा, प्रोहिबिट हो जाएगा। शुड द जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉर्पोरेट डेटर बी कैंसिल्ड? जरूरी नहीं है, सस्पेंड किया जा सकता है, कैंसिल करना जरूरी नहीं है। पुराना नंबर के बारे में बोल रहा है, दे आर टॉकिंग अबाउट ओल्ड नंबर। ओल्ड जीएसटीआईएन नंबर को कैंसिल करवाना पड़ेगा जैसे ही आईआरपी और आरपी नया नंबर ले लेते हैं। जरूरी नहीं है, सस्पेंड करा सकते हैं उसको। ठीक। बोला सर आईआरपी के अपॉइंटमेंट से पहले ही वो नंबर कैंसिल हो गया था, तो रिवोकेशन के पे एप्लीकेशन डाल सकते हैं। यानी पुराना नंबर भी चलेगा और नया नंबर भी चलेगा, खाली कंप्लायंस जो हो गए आईआरपी के अपॉइंटमेंट के बाद, वो किसके थ्रू होंगे? नए नंबर की हेल्प से होंगे। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। प्री सीआईआरपी पीरियड के लिए क्या आईआरपी लाइबल होंगे? आंसर इज नो। वो लाइबल अपनी अपॉइंटमेंट डेट और उसके बाद के लिए होंगे, पुराने ट्रांजैक्शन के लिए वो लाइबल नहीं होंगे। अपॉइंटमेंट कब हुई हमारे एग्जाम्पल में? 1 जनवरी 2021। तो 1 जनवरी 2021 के बाद के जो जीएसटी की पेमेंट है, जीएसटी की रिटर्न है, उसके लिए वो लाइबल होंगे। जो हमारा डिफॉल्ट पीरियड था हमारे एग्जाम्पल में, कौन सा? जुलाई से लेकर दिसंबर तक का, उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। सर शुड एक नया रजिस्ट्रेशन लेना होगा क्या? आंसर इज यस। 30 दिन के अंदर नया रजिस्ट्रेशन लेना होगा। ये ऑलरेडी क्लास में पढ़ा चुका हूं, लेकिन कब? जब पुराना पीरियड में आपने अपॉइंटमेंट से ठीक पहले के पीरियड में आपने डिफॉल्ट कर रखा है, जीएसटी वगैरह पे नहीं कर रखा है, तो सारे कंप्लायंस कर रखे हैं, तो नया नंबर लेने की जरूरत नहीं है, वो यहां लिखा हुआ है, इसको पढ़ लीजिएगा। ये ऑलरेडी मैं क्लास में बता चुका हूं, ऑलरेडी क्लास में 4-5 बार हो चुका है विथ एग्जाम्पल। तुम्हारी अपॉइंटमेंट कब हुई है? 1 जनवरी 2021 को, और दिसंबर तक के सारे कंप्लायंस हो रखे हैं, कॉर्पोरेट डेटर कहीं डिफॉल्ट में नहीं है, तो फिर पुराना नंबर ही कंटिन्यू होगा, नया नंबर लेने की जरूरत नहीं है। ये एग्जाम का 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है। सर आईआरपी अपॉइंट होने के बाद, आरपी अपॉइंट होने के बाद हमेशा जरूरी नहीं कि नया जीएसटीआईएन नंबर लेना ही पड़े। वो कब लेना पड़ता है? जब अपॉइंटमेंट से ठीक पहले के 2-4-6 महीने के कंप्लायंस नहीं हो रखे हैं और वो कंपनी करना भी नहीं चाहती है। ठीक,
तो अब नया जो बंदा आया है, एक तरह से नई मैनेजमेंट आई है 1 जनवरी से, वो अब कंप्लायंस कैसे करेगी पोर्टल पे? तो नए नंबर की हेल्प से करेगी, क्योंकि पुराना नंबर तो जनवरी का कंप्लायंस करना ही नहीं देगा, क्योंकि पुराने नंबर में तो जुलाई से लेकर दिसंबर तक का कंप्लायंस हो ही नहीं रखा है। डन सर, ये मैंने कटवा ही दिया आपके लिए, बस खत्म। ठीक, और ये छोटा सा पॉइंट है, वो क्या हुआ था पिछले साल जो कोविड चल रहा था, तो उसमें कोविड के कारण काफी सारे कंप्लायंस डेट बढ़ रहे थे और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर ही नहीं थी डेट बढ़ाने की, एक्ट में पावर ही नहीं दिया था। GSTR1 बहुत सारे कंप्लायंस के जो ड्यू डेट एक्ट के अंदर दे रखे थे, रूल्स के अंदर दे रखे थे, नोटिफिकेशन के अंदर दे रखे थे, उसको धराधर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही थी? नोटिफिकेशन इशू कर करके डेट को एक्सटेंड कर रही थी, फर्स्ट फेज ऑफ कोविड। और गवर्नमेंट के पास सेक्शन ही नहीं था एक्ट में। बहुत बार मैंने आपको क्लास में बोला हुआ है कि एक्ट में पावर नहीं होता, नोटिफिकेशन इशू कर देते हैं, रूल्स इशू कर देते हैं, उसमें कुछ लिखा नहीं होता, पोर्टल पे कुछ नया कर देते हैं। मतलब एक्ट में कुछ और लिखा है, नोटिफिकेशन में कुछ और ही है, वो एक्ट से अलग ही कहता है, फिर नोटिफिकेशन फॉलो करते हैं लोग और बाद में एक्ट में सेक्शन अमेंड करते हैं, और पोर्टल फिर कुछ और ही कहता है ना। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ चीजें इंप्लीमेंट नहीं हो पाती है क्योंकि पोर्टल रेडी नहीं है। और 2020 में जो फर्स्ट कोविड का फेज चला था मार्च से लेकर जून तक, तो उसमें ड्यू डेट काफी सारे समय बढ़ाई गई, तो गवर्नमेंट के पास पावर ही नहीं था। तो ये जो टोला, इनकम टैक्स की क्लास में इस एक्ट का मैं रेफरेंस देता हूं, टैक्सेशन एंड अदर लॉ रिलैक्सेशन ऑफ सर्टेन प्रोविजंस ऑर्डिनेंस 2020, जो बाद में टोला बन गया था एक्ट सितंबर में। ये जो ऑर्डिनेंस है ना, यही तो बाद में क्या बन गया था? टोला एक्ट बन गया था 2020 का। अब सितंबर में डीटी की क्लास में काफी बार मैंने इसको बोला हुआ है, छोड़ दो ये कब आया। आप ये सेक्शन सिर्फ क्या कहता है ये ध्यान रखो, ये सेक्शन कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम, छोड़ दो ये सेक्शन कब आया, खाली ये ध्यान रखो सेक्शन 168A क्या कहता है। 168 कहता है कि गवर्नमेंट टाइम टू टाइम जो भी ड्यू डेट है, चाहे वो एक्ट में दे रखे हो, चाहे वो नोटिफिकेशन में दे रखे हो, चाहे वो रूल्स में दे रखे हो, उसको टाइम टू टाइम बढ़ा सकती है बाय इशूइंग नोटिफिकेशन। बस सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नोटिफिकेशन इशू करके ड्यू डेट्स बढ़ाने के पावर है। कब? टाइम लिमिट, extend the time limit provided under the act in respect of the action which cannot be completed or complied with due to force measure। अब ये force measure में क्या आता है? तो war, epidemic में कोविड आ गया, flood, drought, fire, cyclone, earthquake or any other calamity caused by the nature affecting the implementation of the provisions of the CGST Act। और ये हम retrospective भी कर सकते हैं, यानी गवर्नमेंट ने जब से ये एक्ट आया है, कब से? 1 जुलाई 2017 से लेकर आज तक कहीं भी कोई भी ड्यू डेट गवर्नमेंट बढ़ा सकती है का पावर, रेट्रोस्पेक्टिव पावर, यानी वो ड्यू डेट चली गई, एक्सपायर हो चुकी है, फिर भी हम नोटिफिकेशन इशू करके उसको रिवाइव कर सकते हैं। मान लो एक ड्यू डेट है जो, जैसे सपोज करो अभी चल रहा अक्टूबर 2021, कोई एक ड्यू डेट है जो खत्म हो चुकी है अगस्त 2021 में, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इशू करके उस अगस्त वाले ड्यू डेट को एक्सटेंड करके आगे जनवरी 2022 तक पहुंचा सकती है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट भी डाल सकती है। ठीक है, एक पावर है, एक जानकारी रखनी है कि हाँ एक सेक्शन 168A है, पिछले साल आया था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है कि वो टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन इशू करके, जो टाइम लिमिट दी हुई है ड्यू डेट, तो ठीक है टाइम लिमिट। अब टाइम लिमिट का मतलब है कि ये काम तुमको 30 दिन के अंदर करना है, ये काम तुमको 3 महीने के अंदर करना है, ये काम तुमको 6 महीने के अंदर करना है, ये काम तुमको 9 महीने के अंदर करना है। वो जो टाइम लिमिट होती है, देखो क्या लिखा हुआ है, पावर टू एक्सटेंड द टाइम लिमिट। ठीक है सर, ordinance has inserted a new section 168A which enables the central government to extend the time limit। अब टाइम लिमिट कहो या ड्यू डेट कहो, तो बेसिकली टाइम लिमिट, जैसे एक्ट में कहा हुआ है कि ये काम 30 दिन के अंदर हो जाना चाहिए, एक्ट में कहा हुआ है कि ये काम 60 दिन के अंदर हो जाना चाहिए, एक्ट में कहा हुआ है ये काम 120 दिन के अंदर हो जाना चाहिए, और बाहर चल रहा है कोविड। तो अब क्या हम बजट का और हर साल के फाइनेंस एक्ट की अमेंडमेंट का वेट करें? तो नहीं, गवर्नमेंट ने अपना एक पावर ले लिया कि हम कोई भी टाइम लिमिट को, कहीं भी टाइम जो लिमिट लिखी हुई होती है डेट की, टाइम की, वो हम बढ़ा सकते हैं नोटिफिकेशन इशू करके। बहुत बार क्लास में पढ़ते हैं ना, अभी तो पढ़े थे जैसे पीछे कि आईआरपी को उसके अपॉइंटमेंट से 30 दिन के अंदर अंदर क्या लेना होगा, रजिस्ट्रेशन लेना होगा। तो उस 30 दिन को हम बढ़ा के 3 महीना करना चाहते हैं, 8 महीना करना चाहते हैं, तो क्या कर सकते हैं? तो आंसर इज यस, 168A में
ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया हुआ है कि वो किसी भी सेक्शन, किसी भी प्रोविजन की टाइम लिमिट को बढ़ा सकता है इन अ सिचुएशन ऑफ फोर्स मेजर। अब ये फोर्स मेजर का सिचुएशन क्या है? तो वॉर, एपिडेमिक, फ्लड, ड्रॉट, फायर, साइक्लोन, अर्थक्वेक और अदर क्लैमिटी कॉज्ड बाय नेचर, नेचुरल क्लैमिटी के सिचुएशन। इससे साइक्लोन आ चुका है, फ्लड आ चुका है, सुनामी आ चुकी है ना। तो इन सब केसेस में हम वो जो टाइम लिमिट होती है, बेसिकली टाइम लिमिट वही जो मैं आपको बोल रहा हूं, टाइम लिमिट से 1 मंथ से 3 मंथ से 6 मंथ, ये सब लिखा रहता है ना एक्ट के अंदर, वो बढ़ सकता है। चलो आज की क्लास को यहीं कंप्लीट करते हैं, है ना। और अगले सेशन में हम लोग, है ना, इसको कंप्लीट करेंगे, लायबिलिटी टू पे इन सर्टेन केसेस, चैप्टर 38। ठीक, उसके बाद थोड़े बहुत ना थोड़े बहुत 1-2 पेज के अमेंडमेंट्स आ रखे हैं, उसको भी हम लोग कवर करके आप तक क्लास पहुंचाई जाएगी। जो बच्चे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हुए हैं और यूट्यूब पे क्लास को देख रहे हैं, देखिए, एंजॉय कीजिए इसको। और जो अपने रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं, जो इन सब टॉपिक आपके, है ना, पेंडिंग थे, वो सब कंप्लीट कीजिए इसको, है ना। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। और थोड़ा सा वीडियो को फास्ट करके अपना टाइम बचा सकते हैं, दिखते समय वीडियो को फास्ट देखिए, टाइम बचाइए। मतलब मैंने इतना डिटेल्ड में बता दिया है कि आपको कोई दूसरा तीसरा वीडियो या दूसरे तीसरे नोट्स या दूसरे तीसरे स्टूडेंट और सीनियर से पूछने की जरूरत नहीं है। हर बातों को मैंने खोल खोल के डिटेल्ड में आपको पढ़ा दिया है। बाय बाय, टेक केयर। Times you need to go, take a step back to see the truth.